BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 181 युद्ध के बाद। अपनी स्टोरेज रिंग में जेड की बोतल को आराम से रखने के बाद जियाओ मिंग ने सी हॉट फ्लेम को देखा। हान फैंग के संयम के बिना सी हॉट फ्लेम ने एक भयानक शक्ति उत्सर्जित करना शुरू कर दिया और ऊर्जा तरंगों की परतें सभी दिशाओं में फैल गईं। जियाओ मिंग और सुकियान दोनों कुछ दूर पीछे हट गए। जियाओ मिंग, तुम अपनी इस स्वर्गीय ज्वाला के साथ क्या करने जा रहे हो? सुकियान ने स्वर्गीय ज्वाला को देखा और जियाओ मिंग से पूछने से पहले उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। आखिरकार ये स्वर्गीय ज्वाला जियाओ मिंग की युद्ध ट्रॉफी थी। इस स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करना आसान नहीं है। छोटी सी समस्या। ये सुनकर जियाओ मिंग ने अपनी उंगली अंगूठी पर घुमाई और तुरंत बाद एक हरे रंग की रोशनी धीरे धीरे भंडारण अंगूठी से बाहर निकली और अंत में उसके ऊपर मंडरा गई। उस हरे रंग की रोशनी के भीतर, जैसे कि यह कला का एक काम था, एक हरे रंग का जेड कमल मंच चमक उठा और थोड़ा घूम गया। असाधारण लग रहा था। यह क्या है? यह हरे रंग का कमल मंच है, स्वर्गीय लॉ रैंकिंग में 19वें स्थान पर रहने वाले हरे कमल कोर लॉ का साथी, जिसमें स्वर्गीय लपटों को संग्रहित करने की क्षमता है। जियाओ मिंग ने समझाया। क्या ये काम करेगा? सी हॉट फ्लेम ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम नहीं है, अपने इस कमल मंच को जलाकर खत्म मत करो। सुकियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जियाओ मिंग का कमल मंच बेहद असाधारण लग रहा था। जैसे ही ये दिखाई दिया, इसके चारों ओर बड़ी मात्रा में अग्निगुण ऊर्जा एकत्र हो गई। पहली नज़र में यह एक अच्छा खजाना था, लेकिन अगर यह जल गया तो यह अफसोस की बात होगी। इसे थोड़े समय के लिए रोकना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जियाओ मिंग ने सोचा। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मुझे आपसे प्रथम एल्ड से इसे बलपूर्वक पकड़ने के लिए कहना होगा। जबरदस्ती स्वर्गीय ज्वाला को पकड़ना अनिवार्य रूप से स्वर्गीय ज्वाला द्वारा पलटवार किया जाएगा और स्वर्गीय ज्वाला का स्रोत घायल हो सकता है, इसलिए पहले कोमल उपाय करना बेहतर था। ये सुनने के बाद सुकियान ने अब और विरोध नहीं किया और थोड़ा सिर हिलाने के बाद वह थोड़ी दूरी पर पीछे हट गया, जिससे जियाओ मिंग को कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। ये देखकर जियाओ मिंग ने भी हरकत शुरू कर दी। अपनी हथेली को ग्रीन लोड्स प्लेटफॉर्म पर टिकाकर जियाओ मिंग ने उसे हवा में लॉ की ओर फेंका। जब ग्रीन लोड्स प्लेटफॉर्म सी हॉट फ्लेम तक पहुंचा तो उसमें से हरे रंग की रोशनी का एक हल्का सा घेरा फैल गया और अंत में चुपचाप सी हॉट फ्लेम को अपने में समाहित कर लिया। जैसे जैसे ग्रीन लाइट शील्ड धीरे धीरे सिकुड़ती गई, सी हॉट फ्लेम में हल्की सी लहरें उठी, मानो वह प्रतिरोध करना चाहती हो, लेकिन प्रतिरोध बहुत ज्यादा नहीं था। ये संभव है। ये देखकर जियाओ मिंग का चेहरा चमक उठा और उसने तुरंत कमल के प्लेटफॉर्म को पकड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में दुखी हुई ऊर्जा उमड़ पड़ी। जियाओ मिंग की मदद से सी हॉट फ्लेम का संघर्ष बहुत कम हो गया। जैसे जैसे ग्रीन लाइट शील्ड धीरे धीरे सिकुड़ती गई, स्वर्गीय लॉ बिना किसी प्रतिरोध के धीरे धीरे कमल के हृदय में वापस गिर गई और तुरंत पहले से खाली कमल के हृदय से एक गहरी नीली लौ फूट पड़ी। सफलता। स्वर्गीय ज्वाला का उठाव सुचारू रूप से हुआ। हरे कमल के मंच पर उठाए गए समुद्री हृदय ज्वाला को देखते हुए जियाओ मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार आपको कितनी अच्छी चीजें मिलीं। सुकियान अपने होठों को चटकाए बिना नहीं रह सका जब उसने देखा कि जियाओ मिंग ने वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला को इकट्ठा करने के लिए मंच का उपयोग किया था। उसने अचानक सोचा कि जियाओ मिंग ने अभी कैसे कहा था कि यह कमल मंच हरे कमल कोर ज्वाला का साथी कमल मंच था और अब वह इसे अपने हाथ में पकड़े हुए था। सुकियान के दिल में अचानक एक विचार आया। जियाओ मिंग के पास भी हरे कमल कोर ज्वाला नहीं होगी, है ना? जैसे ही यह विचार आया, सुकियान ने सोचा कि यह हास्यास्पद है। एक साधारण व्यक्ति भाग्यशाली होगा यदि उसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला हो और वह उसे भस्म करने में कामयाब हो जाए। जियाओ मिंग के पास 2 स्वर्गीय ज्वालाएं थीं और फिर भी वह ठीक था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वह चरम पर भाग्यशाली था। अगर उसके पास अभी भी तीसरी स्वर्गीय ज्वाला ग्रीन कोर लोड्स ज्वाला होती तो सुकियान को वास्तव में पता नहीं होता कि क्या कहना है। हालांकि उसे लगा कि यह विचार हास्यास्पद था, सुकियान को लगा कि उसके इस अनुमान के सच होने की बहुत संभावना है, चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचे। हालांकि उसने इस मामले पर जियाओ मिंग की पुष्टि नहीं मांगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि जियाओ मिंग की आभा सिकुड़ गई थी और उसकी चोटी डू सम्राट आभा बेतहाशा तेजी से नीचे उतरी थी, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, जब तक कि वह 3 सितारा डू सम्राट पर रुक नहीं गई। सुकियान जल्दी से जियाओ मिंग के पास गई और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये गुप्त तकनीक के समय समाप्त होने के बाद का एक साइड इफेक्ट है। जियाओ मिंग ने कुछ पीला चेहरा बनाकर जवाब दिया और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। गोली खाने के बाद जियाओ मिंग के चेहरे पर जल्दी से कुछ गुलाबी रंग वापस आ गया। इतनी जल्दी असर के साथ ये स्पष्ट था कि जियाओ मिंग ने जो गोली ली थी उसका ग्रेड कम नहीं था। ये देखकर सुकियान को भी राहत महसूस हुई और वह हंसी। तुम किमियागर वास्तव में अमीर और उदार हो। तुम ऐसी गोलियों का इस्तेमाल करते हो जो जान बचा सकती हैं, ताकि तुम खुद को ठीक कर सको।
यदि कोई साधारण डू सम्राट जियाओ मिंग की तरह ही घायल होता तो उनमें से अधिकांश अपने दुश्मनों द्वारा परेशान न किए जाने पर खुद को ठीक करने के लिए समय लेना पसंद करते, और इसका कोई और कारण नहीं था सिवाय इसके कि गोलियां बहुत महंगी थीं और उनका स्तर जितना ऊंचा था वे उतनी ही महंगी होती, इसलिए गोलियां आमतौर पर जीवन रक्षक विधि के रूप में उपयोग करने के लिए बचाई जाती थीं और जियाओ मिंग की तरह लापरवाही से नहीं खाई जाती थीं। जियाओ मिंग बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। चूंकि पैसा था इसलिए इसका इस्तेमाल करना ही था। आखिरी चीख के साथ हान फैंग द्वारा लाया गया आखिरी ब्लैक कॉनक क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति हुगन के हाथों मर गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई नकली मौत नहीं हुई है, हुगन ने निर्देश दिया, किन जुवान युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए बुजुर्गों को ले जाओ और बाद में लाशों को कमांडर वू तियानलैन को डेथ स्पिरिट ट्री में लटकाने के लिए सौंप दो। वैसे लाशों को लूटते समय सावधान रहना, दुनिया में हजारों अजीबोगरीब तकनीकें हैं, मूर्ख मत बनो। हाँ, युद्ध के बाद नष्ट हो चुके जंगल को देखते हुए और उसमें लाशों की तलाश कर रहे बुजुर्गों को देखकर हुगान ने अपना सिर हिलाया और फिर उस दिशा की ओर उड़ गया जहां सुकियान और जियाओ मिंग थे। एल्डर हुओ और एमेथिस्ट विंग लान किंग भी उड़कर ऊपर आए। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने हुगान और अन्य लोगों की बहुत मदद की थी जब वे मिस्टर गोल्ड और मिस्टर सिल्वर द्वारा घेरे जा रहे थे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होने से बच गए। कई लोग जियाओ मिंग के सामने पहुंचे और जियाओ मिंग के हाथ में ग्रीन लोड्स प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हुए। ये हान फैंग की स्वर्गीय लॉ है, सुकियान ने समझाया। फिर हुगान से पूछा, बूढ़े हु, चूंकि ब्लैक कॉनक क्षेत्र के सभी लोगों से निपटा जा चुका है, हमारे हताहतों का क्या हाल है? कुछ एल्डर्स हैं जो मामूली रूप से घायल हुए हैं, बाकी ठीक हैं, हुगान ने उत्तर दिया। ये परिणाम वही था जिसकी सुकियान को उम्मीद थी। इस मौजूदा स्थिति का कारण यह नहीं था कि ब्लैक कॉनक क्षेत्र के लोग बहुत बेकार थे, बल्कि इसलिए कि उनकी संख्या कम थी। इसके अलावा अकादमी के एल्डर्स बेहतर तरीके से सहयोग करना जानते थे और उनके लिए इस तरह की लड़ाइयां लड़ना सामान्य बात थी। इस बार हान फैंग द्वारा लाए गए सभी लोग मर गए। मरने वालों में रक्त संप्रदाय के कुलपति फैन लाओ, ग्राउंड फायर संप्रदाय के कुलपति यान यिन, 8 द्वारों के कुलपति युआन यी और डार्क स्काई संप्रदाय के कुलपति यिंगबू थे। ये सभी लोग ब्लैक रैंकिंग में प्रसिद्ध हैं। मिस्टर गोल्ड, मिस्टर सिल्वर और हान फैंग के साथ ब्लैक रैंकिंग में केवल 2 लोग बचे हैं। ये कहा जा सकता है कि ब्लैक कॉनक क्षेत्र की ब्लैक रैंकिंग हमारे द्वारा साफ कर दी गई है, हुगान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उन 2 राजाओं के साथ उनकी लाशों को डेथ स्पिरिट ट्री पर लटकाने से निश्चित रूप से ब्लैक कॉनक क्षेत्र समय आने पर काम उठेगा, और इस सबक के साथ मैं देखना चाहूंगा कि भविष्य में कौन हमारी अकादमी पर हमला करने की हिम्मत करेगा। जियानान अकादमी अराजक ब्लैक कॉनक क्षेत्र में स्थापित की गई थी और यह स्वाभाविक ही था कि यह कभी कभी घेरे में आ जाती थी। अब इस निवारक के साथ ब्लैक कॉनक क्षेत्र के लोग उन्हें लंबे समय तक शांति से छोड़ देंगे। अध्याय 182 परिणाम एकांत। अन्य ताकतें स्वाभाविक रूप से हमारे साथ फिर से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगी, लेकिन इन मृत लोगों के रिश्तेदार हमारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। हम बूढ़े लोगों को स्वाभाविक रूप से कोई डर नहीं है, लेकिन छात्रों की कहानी अलग है। सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वह है उन्हें जड़ से खत्म करना। बूढ़े वो, आप में से प्रत्येक कुछ बुजुर्गों को लें और अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करें, फिर जाकर उन लोगों की सेनाओं को खत्म करें। सुकियान ने सोचा, खासकर हमारी अकादमी के पास की ताकतों को, उनमें से किसी को भी न बख्शें। समझ गया, लेकिन ये काफी कठिन काम होगा। हुगान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। हान फैंग अपने साथ 20 या इतने शक्तिशाली लोगों को लाया था, कुछ अकेले भेड़ियों को छोड़कर। बाकी सभी किसी न किसी ताकत से संबंधित थे। उन सभी की गिनती करें तो उनकी संख्या लगभग 1 दर्जन होगी। हालांकि इन ताकतों के मुख्य पावरहाउस व्यावहारिक रूप से मर चुके थे, फिर भी उनसे निपटना समस्याग्रस्त था। दूसरी ओर ये चाल युद्ध के प्रभाव को अधिकतम तक बढ़ा सकती थी, इसलिए भले ही ये परेशानी भरा हो, फिर भी यह इसके लायक था। जब हुगान, सुकियान और अन्य लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पहले किस बल से शुरुआत करनी है, तो जियाओ मिंग ने इसमें भाग नहीं लिया। उसने लाश को बाहर निकाला जिसे उसने सुविधा के लिए अपने स्टोरेज रिंग में रखा था जब उसने पहले हान फैंग की बॉडी सोल को पकड़ लिया था। हान फैंग की दाहिनी तर्जनी पर एक स्टोरेज रिंग थी जिसमें हल्की नीली चमक थी। ये जानते हुए कि यह हान फैंग की शांत समुद्र स्टोरेज रिंग थी, जियाओ मिंग ने इसे बिना किसी औपचारिकता के उतार दिया। अपने हाथ में गहरे नीले रंग की स्टोरेज रिंग के साथ खेलते हुए जियाओ मिंग की आत्माशक्ति रिंग में प्रवेश कर गई और अगले ही सेकंड में स्टोरेज रिंग ने उसकी आत्माशक्ति को वापस भेज दिया। हान फैंग की आध्यात्मिक छाप। मालिक अंगूठी पर एक आध्यात्मिक छाप लगा सकता था ताकि अगर कोई और भाग्यशाली हो और अंगूठी लेना चाहे तो उसे पहले आध्यात्मिक छाप मिटानी होगी, और उस स्थिति में अंगूठी के मालिक को यह महसूस होगा। इस तरह की आत्मरक्षा पद्धति उच्च श्रेणी की अंगूठियों के लिए अद्वितीय थी। अतीत में इस विशेषता के कारण जियाओ मिंग ने हान फैंग की शांत समुद्र भंडारण अंगूठी के बारे में सोचा था, लेकिन सिम्युलेटर से स्टार रिंग प्राप्त करने के बाद यह विचार गायब हो गया।
वर्तमान में हान फैंग मूल रूप से एक निश्चित दृष्टिकोण से मर चुका था, इसलिए जियाओ मिंग स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा देखे जाने के बारे में चिंतित नहीं था। इसलिए आध्यात्मिक छाप को महसूस करने के बाद एक भयंकर आत्मा शक्ति तुरंत बाहर निकल आई, जिसने सीधे हान फैंग द्वारा सबसे क्रूर तरीके से छोड़ी गई आध्यात्मिक छाप को मिटा दिया और फिर उस पर अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ दी, जिसका अर्थ है कि इस उच्च श्रेणी की भंडारण अंगूठी ने आधिकारिक तौर पर अपना मालिक बदल दिया था। संतुष्ट होकर जियाओ मिंग ने अपनी उंगली पर गहरे नीले रंग की अंगूठी पहनी और अपने दिमाग की एक झलक के साथ उसकी आत्मा शक्ति बिना किसी बाधा के अंगूठी में प्रवेश कर गई। अन्वेषण केवल कुछ क्षणों तक चला, इससे पहले कि जियाओ मिंग ने धीरे धीरे अंगूठी से अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली। इस समय उसकी आंखों में एक अकल्पनीय खुशी थी। हान फैंग ने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में वर्षों में अनगिनत चीजें प्राप्त की थीं और उस अंगूठी में काफ़ी औषधीय सामग्रियां थीं जो बाहरी दुनिया में बेहद दुर्लभ थीं। इसके अलावा सभी प्रकार की तकनीक स्क्रॉल बेतरतीब ढंग से रखी गई थी। जाहिर है ये सभी चीजें उन लोगों द्वारा दी गई थीं जो उससे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहने आए थे। इस बार जब उसने हान फैंग को मार डाला तो उसे न केवल सबसे महत्वपूर्ण सी हॉट फ्लेम मिली, बल्कि उसे हान फैंग की सारी संपत्ति भी मिल गई। इस उच्च श्रेणी की गहरे नीले रंग की अंगूठी में संग्रहित खजाने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में किसी भी ताकत को पागल करने के लिए पर्याप्त थे। जियाओ मिंग की मानसिकता के साथ भी वह थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जो चीज़ उसे खुश करती थी वह तकनीक और क्यूई विधियां नहीं थीं, बल्कि किमियागर विरासत थी। हालांकि यह केवल एक जल्दबाजी की झलक थी और उसने विशिष्ट चीज़ों को पढ़ना समाप्त नहीं किया था। लेकिन जियाओ मिंग ने हिसाब लगाया कि हान फैंग ने पिछले कुछ सालों में जो लाभ कमाया था उसके अलावा उसकी ज़्यादातर दौलत उन चीज़ों से जुड़ी थी जो याओ लाओ ने मरने से पहले छोड़ी थीं। आखिरकार जब हान फैंग ने अपने गुरु को मार डाला था तो उसके गुरु ने उसकी ज़्यादातर बचत वाली अंगूठी ले ली थी। यही वजह है कि सबसे कीमती चीज़ें यहाँ नहीं थीं। हालांकि याओ लाओ से उसे जो चीज़ें मिली थीं उनमें कीमिया विरासत भी थी, और अब जब उसने इसे हासिल कर लिया है तो यह उसके भविष्य के कीमिया मार्ग को और भी आसान बना सकता है। वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ें हान फैंग के पास नहीं होनी चाहिए। बेहतर है कि वापस जाएं और इस स्टोरेज रिंग में क्या खजाने हैं इसकी अधिक सावधानी से जांच करें। अभी इसे बारीकी से जांचने का यह अच्छा समय नहीं था। चर्चा के बाद हुगान और बाहरी अकादमी के बाकी बुजुर्ग, जिनमें जियाओ मिंग के गुरु भी शामिल थे, एक या दो लाशें लेकर बाहरी अकादमी में वापस आ गए। जियाओ मिंग ने एमेथिस्ट विंग लान किंग पर जाने से पहले हान फैंग की लाश हुगान को सौंप दी। इस बीच सुकियान इन अकादमी के बुजुर्गों के साथ वहां से चली गई। इसने ये भी चिन्हित किया कि इस बार जियानान अकादमी और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के बीच टकराव जियानान अकादमी की पूर्ण जीत के साथ समाप्त हुआ। हालांकि लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके परिणाम अभी भी महसूस किए जा रहे थे। अगले दिनों में हुगान और वू तियानलैंग ने कई बुजुर्गों के साथ पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को आतंकित कर दिया, बड़ी और छोटी एक दर्जन ताकतों को आसानी से नष्ट कर दिया। इससे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के डाकू हैरान रह गए। कुछ अनजान लोगों ने सोचा कि जियानान अकादमी पागल हो गई है। क्या जियानान अकादमी को इन ताकतों के नेताओं से प्रतिशोध का डर नहीं था? लेकिन ये जानने के बाद कि उन ताकतों के नेता सभी डेथ स्पिरिट ट्री में लटके हुए थे, सभी को अविश्वसनीय लगा। खासकर जब उन्हें पता चला कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की ब्लैक रैंकिंग में 10 सबसे मजबूत लोगों में से 8 लोग उनमें से थे, और यहाँ तक कि मिस्टर गोल्ड और मिस्टर सिल्वर भी शामिल थे जो पूर्वज को टक्कर दे सकते थे। इससे वे और भी हैरान और अवाक हो गए। तब से जियानान अकादमी का खतरा स्तर, जिसे भड़काना पहले से ही मुश्किल था, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के लोगों द्वारा कई स्तरों तक बढ़ा दिया गया है। बेशक जैसे जैसे ये घटना फैली, इस टकराव में मिस्टर गोल्ड, मिस्टर सिल्वर और हान फैंग को अकेले ही मारने का सबसे बड़ा श्रेय लेने वाले व्यक्ति के रूप में जियाओ मिंग की प्रतिष्ठा बहुत तेजी से बढ़ने लगी। छठे दर्जे के कीमियागर के रूप में उनकी स्थिति के कारण कुछ लोगों ने जियाओ मिंग को मृतक हान फैंग के औषधि सम्राट की उपाधि भी दी। ऐसे लोग भी थे जो उन्हें सम्राट मिंग कहते थे। ये क्यूई महाद्वीप में उपनाम पाने का सामान्य तरीका था। बेशक जियाओ मिंग स्वाभाविक रूप से यह नहीं जानते थे। इन अकेडमी में लौटने के बाद उन्हें सबसे पहले कुछ दिनों के लिए खुद को एकांत में रखना पड़ा। सबसे पहले उन्हें अपने घावों को ठीक करने की ज़रूरत थी, ताकि गुप्त तकनीक के कारण होने वाली चोटों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। दूसरे, उन्हें लगा कि इस लड़ाई के बाद उनकी क्यूई साधना थोड़ी और परिष्कृत हो गई है। उसने पहले ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को निगलने वाली आत्मा द्वारा लौटाई गई ऊर्जा का उपयोग करके 3 सितारा सम्राट को तोड़ दिया था, इसलिए यह अपरिहार्य था कि जब वह एक साथ कई स्तरों को तोड़ता था तो वह थोड़ा अस्थिर हो जाता था। वास्तव में दूसरों की तुलना में जियाओ मिंग का आधार पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन जियाओ मिंग ने हमेशा खुद से थोड़ा और अधिक की मांग की थी। यही कारण है कि जियाओ मिंग ने इस पर अधिक समय बिताने का फैसला किया। तीसरा, ये सी हॉट फ्लेम की वजह से था। वह हर समय सी हॉट फ्लेम की रक्षा नहीं करने वाला था, इसलिए जियाओ मिंग ने इसे निगलने का अवसर लिया।
इस बार प्रक्रिया पहले खेती को मजबूत करना, फिर स्वर्गीय लॉ को निगलना और अंत में फिर से खेती को मजबूत करना होगा। इसमें जियाओ मिंग को काफ़ी समय लगेगा। जियानान अकादमी के क्यूई मेथड हॉल में पहले पास होने के बाद जियाओ मिंग ने एमेथिस्ट विंग लान किंग को पुरस्कृत किया और फिर उसे अपने आंगन में आराम करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जियाओ मिंग एल्डर जोन में अपने आंगन में पहुंचे, फिर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। घर में स्वागत है यंग मास्टर। यंग मास्टर, आप घायल हो गए हैं। जैसे ही वह आंगन के कमरे में दाखिल हुआ, उसे किंगलिन की एनिमेटेड आवाज़ ने अभिवादन किया, जो उसके शरीर के पीलेपन को देखकर चौंक गई और तुरंत उसके पास पहुंची। किंगलिन की चीख सुनकर जियाओ यीजियान ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और आंखों में चिंता लिए उनकी ओर दौड़ी। दोनों लड़कियों के चेहरे पर भाव देखकर जियाओ मिंग ने किंगलिन के छोटे से सिर को सहलाया और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, यह एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने का साइड इफेक्ट है। ये कहने के बाद उसने अपनी अंगूठी से एक स्क्रॉल निकाला और उसे किंगलिन को सौंप दिया। मैं कुछ समय के लिए एकांत में रहूंगा। यह एक उच्च जुबान क्यूई विधि है जो आपके लिए साधना करने के लिए उपयुक्त है। आप इस अग्नि क्रिस्टल कार्ड का उपयोग धधकते आकाश क्यूई शोधन टॉवर में प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं। याद रखें कि वहां बहुत देर तक साधना न करें, अन्यथा ज्वाला का जहर आपके शरीर को प्रभावित करेगा। क्यूई मेथड हॉल में थोड़े समय के बाद वह क्यूई मेथड को खोजने में कामयाब रहा जो कि किंगलिन के लिए उपयुक्त था, जिसका उल्लेख सिम्युलेटर में किया गया था। हालांकि वह क्यूई मेथड के स्तर से पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था जब तक कि वह उसे स्काई सरपेंट मैंशन में नहीं ले गया। स्क्रॉल और फायर क्रिस्टल कार्ड को अपने हाथ में पकड़े हुए किंगलिन ने उन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में रखा जो उसे जियोमिंग ने दिया था, और उस पर झपटा। युवा मास्टर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत कठिन साधना करूंगा। महम। जियोमिंग ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और जियो यीजियान की ओर देखने लगा, जो चिंता से उसके थोड़े पीले चेहरे को देख रहा था। जियान, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये सुनकर कि उसके युवा मास्टर का उसकी बड़ी बहन के साथ लंबित मामला है, किंगलिन ने समझदारी से जियोमिंग को गले लगाना बंद कर दिया और उसे फिर से यह बताने के बाद कि वह बहुत कठिन साधना करेगी, वह स्क्रॉल पर क्यूई मेथड सीखने के लिए अपने कमरे में चली गई। जैसे ही किंगलिन ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, जियाओ यीजियान तुरंत उसके पास पहुंची और उसके पीले चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जब अचानक वह बीच में ही रुक गई। कुछ दिन पहले जो हुआ उसे याद करते हुए जियाओ यीजियान बहुत शर्मिंदा थी। अपनी भावनाओं में बहकर उसने अपनी त्वचा पर विषाक्त पदार्थों पर विचार किए बिना जियाओमिंग को गले लगा लिया। अगर जियाओमिंग इतना शक्तिशाली नहीं होता तो क्या होता? क्या वह उसे वहीं नहीं मार देती? आखिरकार उसके शरीर के त्वचा से त्वचा के स्पर्श से सक्रिय होने वाले विषाक्त पदार्थ कुछ ऐसे थे जिन्हें वह अभी तक नियंत्रित नहीं कर सकती थी। और यह सोचकर कि वह भी ऐसा ही करने वाली है और जियाओमिंग के घायल होने के बाद जियाओ यीजियान ने अपना हाथ वापस खींचना शुरू कर दिया, जबकि खुद को इतनी लापरवाही के लिए फटकार रही थी। अचानक उसने देखा कि उसके हाथ से बड़ा एक हाथ धीरे से उसकी कलाई को पकड़ रहा था, जिससे वह अब उसे वापस नहीं खींच पा रही थी। इसके बजाय उस हाथ ने अपना हाथ और भी आगे बढ़ाया जब तक कि वह जियाओमिंग के चेहरे तक नहीं पहुंच गया। जियाओमिंग, विषाक्त पदार्थ। जियाओमिंग के हाथ की गर्मी महसूस करते हुए जियाओ यीजियान की आंखें अनियमित हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। हालांकि जियाओमिंग के चेहरे पर ठंडक महसूस करते हुए उसने खुद को चेतावनी के कुछ शब्द कहने के लिए मजबूर किया, जबकि चिंता से उसकी ओर देखा। कोई बात नहीं जियानर, तुम्हारे विषाक्त पदार्थ मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही उसने महसूस किया कि जियाओ यीजियान की हथेली से विषाक्त पदार्थ उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, उसके डूक्यू ने उसमें मौजूद जहर को खत्म करने के लिए थोड़ा सा संचार किया। ये देखकर कि जियाओमिंग ठीक है, जियाओ यीजियान ने राहत की सांस ली, फिर शर्माते हुए चेहरे के साथ सिर हिलाया, धीरे से अपने गालों को प्यार भरी नज़र से सहलाया। ये साबित करने के बाद कि वह ठीक है, जियाओमिंग ने उसे समझाया कि युद्ध में क्या हुआ था। इसके बाद उसने उसे जहर की गोलियों से भरी एक अंगूठी दी जो उसके एकांत में रहने तक उसके काम आएगी, और अंत में उसने उसे कुछ और निर्देश दिए कि जब वह दूर हो तो उसे अपने जहर नियंत्रण का अभ्यास कैसे करना चाहिए। कमरे में प्रवेश करने से पहले वह उससे ये पूछना नहीं भूला कि जब वह वापस आए तो जियान को बताए कि युद्ध में क्या हुआ था। जियाओ यीजियान को सिर हिलाते हुए देखने के बाद जियाओमिंग ने उसे अलविदा कहा और अपने कमरे में चला गया। इस बीच जियाओ यीजियान ने जियाओमिंग की पीठ को तब तक देखा जब तक उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर दिया। उसकी आंखों में बेपनाह स्नेह भरा हुआ था। एक क्षण बाद उसने अपना हाथ उठाया और अंगूठी देखी जिसमें जहर की गोलियां भरी हुई थीं, और फिर जियाओमिंग के कुछ हद तक पीले चेहरे को याद करते हुए उसकी खूबसूरत हरी आंखें धीरे धीरे बेहद ठंडी हो गईं। उसके पैर आगे बढ़े और वह तेजी से अपने कमरे की ओर चल पड़ी। चरमराहट। एक दरवाज़ा खुला और जियाओमिंग, जो लंबे समय से एकांत में था, ने अपने कमरे का दरवाज़ा धक्का दिया और बाहर चला गया। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसका स्वागत चमकदार सूरज की रोशनी से हुआ। उसके पीछे दो महिला आकृतियां थीं।
अध्याय 183 शक्ति सुधार जहर की गोली विधि। जियाओ मिंग तुम आखिरकार बाहर आ ही गई। आंगन के अंदर जी यान, जो उग चुकी थी और अपने छोटे पैरों को हिला रही थी, ने जियाओ मिंग को देखा और उसकी बड़ी बैंगनी आंखें चमक उठीं जब वह उसकी ओर उड़ी। जियाओ यी जियान, जो उसके बगल में थी, भी खुशी से उसके पास पहुंची। जियाओ मिंग ने मुस्कुराया और जी यान को पकड़ लिया, जो उसकी ओर उड़ती हुई आई और उसके छोटे सिर को सहलाया। फिर वह जियाओ यी जियान को देखने के लिए मुड़ा और उसे देखकर मुस्कुराया। जियाओ यी जियान ने भी मुस्कुराया जब उसने बगल से देखा। एक पल बाद जियाओ मिंग ने अपना सिर घुमाकर इधर उधर देखा और पाया कि किंगलिन की छोटी आकृति यहाँ नहीं थी, इसलिए उसने फिर से जियाओ यी जियान को देखा और पूछा, किंगलिन कहाँ है? किंगलिन पहले ही साधना करने के लिए ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर जा चुकी है। वह भविष्य में जल्द से जल्द अपने यंग मास्टर की मदद करने के बारे में बहुत गंभीर है, इसलिए वह इन दिनों बहुत मेहनत से साधना कर रही है। आपको उसके अत्यधिक परिश्रम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं और उसे केवल सुरक्षित समय के लिए टॉवर में साधना करने की अनुमति दे रहा हूं। जियाओ यी जियान ने धीरे से कहा। वास्तव में ये सिर्फ किंगलिन ही नहीं था, जियाओ यी जियान भी इन दिनों बहुत कठिन साधना कर रहा था। हालांकि उसका साधना करने का तरीका दिन में अपने जहर को नियंत्रित करना और रात में जहर निगलना था। यही कारण था कि वह किंगलिन के साथ ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर में नहीं गई। इन दिनों उसने पहले ही सभी जहर की गोलियां खा ली थीं जो जियाओ मिंग ने एकांत में जाने से पहले उसके लिए छोड़ी थीं, और अब उसकी ताकत 5 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक बढ़ गई थी। उसकी साधना की गति इतनी तेज थी कि पिछला जियाओ मिंग उसे पकड़ने का सपना भी नहीं देख सकता था। इससे कोई कल्पना कर सकता था कि वास्तव में शोकपूर्ण जहर शरीर कितना भयानक था। यदि इस दुखद विष शरीर का अंत सामान्यतः दुखद न होता तो निस्संदेह ये डुक्वी महाद्वीप में हर किसी द्वारा चाही जाने वाली एक शीर्ष स्तरीय काया होती। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसे रोकने के लिए जियो मिंग मौजूद था। जियो यी जियान की बातें सुनकर जियो मिंग की बाहों में बैठी जियान ने भी अपना सिर उठाया और जियो मिंग को एक दयनीय नज़र से देखते हुए कहा, मुझे माफ़ करना जियो मिंग, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मैं उस समय मौजूद नहीं थी। इस समय जियान बहुत शर्मिंदा थी। इससे पहले उसने आधी रात को पूरा तमाशा किया था, जियो मिंग को उसे भाग लेने देने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए, यह उल्लेख करते हुए कि वह उसका अच्छा दोस्त है और जो कोई भी उसे धमकी देने की हिम्मत करेगा उसे पीट देगा। बाद में जब जियो मिंग गोलियां परिष्कृत कर रहा था तो जियान पूरे समय उसके साथ रहा। हालांकि जियान खुद एक ऐसी शख्सियत थी जो शांत नहीं बैठ सकती थी। गोलियों को परिष्कृत करने में जियो मिंग को 2 महीने लगे, इसलिए जियान शांत नहीं बैठ सकती थी और जड़ी बूटियों की तलाश में एक पल के लिए बाहर जाने का फैसला किया। कौन सोच सकता था कि जिस दिन उसने बाहर जाने का फैसला किया उसी दिन हान फेंग और उसका समूह जियाओ मिंग पर हमला कर देगा। जब वह वापस लौटी तो यह बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने खुद को सीधे एक ऐसी जड़ी बूटी खाकर सजा दी जिसे गोली के रूप में परिष्कृत नहीं किया गया था। खैर, वह औषधीय जड़ी बूटी के गोदाम से ली गई थी। हे, मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, जियाओ मिंग ने उसके गालों पर चुटकी काटते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि उसने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि मिस्टर गोल्ड और मिस्टर सिल्वर मजबूत थे, लेकिन उन्होंने मुझे कोई बड़ी चोट नहीं पहुंचाई। तो फिर तुम इतने लंबे समय से एकांत में क्यों रह रही हो? तुम 1 महीने से एकांत में थी, क्या तुम अपने घाव ठीक नहीं कर रही थी? जियान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा। उसे लगा कि जियाओ मिंग इतने लंबे समय से एकांत में इसलिए रह रहा है क्योंकि वह दूसरों से लड़ने में घायल हो गया था। वास्तव में मैं एक स्वर्गीय ज्वाला को भस्म कर रहा था। जियाओ मिंग ने अपना गाल खुजाया और कहा, उसे भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे इतना समय लगेगा। वास्तव में उसे स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने में इतना समय नहीं लगा, उसे ज़्यादा समय सिर्फ ऊर्जा को अवशोषित करने में लगा। यह महीना न तो बहुत लंबा था और न ही बहुत छोटा, लेकिन ये हमेशा इसके लायक था। सी हॉट फ्लेम को अवशोषित करने के बाद जियो मिंग की ताकत 7 सितारा डू सम्राट तक बढ़ गई थी। ये कहना होगा कि हान फेंग वास्तव में उसके लिए अच्छी किस्मत लेकर आया। अगर उसने ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर में सी हॉट फ्लेम को भस्म करने का विकल्प चुना होता तो जियो मिंग के पास डू पूर्वज को सीधे तोड़ने का 30% मौका होता। हालांकि गहन विचार के बाद जियो मिंग का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। एक बात के लिए उसकी वर्तमान ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उसने बहुत कम समय के लिए ही डू सम्राट को तोड़ा था और स्वर्गीय लपटों की ऊर्जा को भस्म करके पहले ही 7 सितारा तक पहुंच गया था, और उसने अभी तक सामान्य रूप से साधना भी नहीं की थी। चरण दर चरण और लगातार साधना करना हमेशा महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने फिर कुछ समय के लिए अपने दम पर साधना करने की योजना बनाई। वैसे भी अपनी प्रतिभा के साथ अगर वह साधना पर ध्यान केंद्रित करता तो उसे एक और सितारा आगे बढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दूसरे, सी हॉट फ्लेम को निगलकर डू एंसेस्टर को तोड़ने की संभावना बहुत कम होती।
अगर उसका अपना क्षेत्र थोड़ा और ऊपर होता तो डू एंसेस्टर को तोड़ने की संभावना भी अधिक होती। जियाओ मिंग ने अनुमान लगाया कि जब वह शिखर डू सम्राट में होगा तो फॉलेन हॉट फ्लेम को निगलकर सीधे डू एंसेस्टर तक पहुंचने की संभावना अब की तुलना में दोगुनी से भी अधिक होगी। इसलिए जियाओ मिंग को अकादमी से फॉलेन हॉट फ्लेम प्राप्त करने की कोई जल्दी नहीं थी। ये बोलते हुए जियाओ मिंग को अचानक कुछ याद आया और उसके दिमाग की एक झलक से उसकी उंगली पर अंगूठी नीली हो गई और उसके हाथ में एक सफ़ेद स्क्रॉल दिखाई दिया। यह क्या है? इस स्क्रॉल को देखकर जियाओ यीजियान और ज़ियान थोड़ा हैरान थे, यह नहीं जानते हुए कि जियाओ मिंग ने अचानक ये स्क्रॉल क्यों निकाला। यह जहर की गोली विधि है, जियाओ मिंग ने इसे जियाओ यीजियान को सौंपते हुए कहा। जहर की गोली विधि? ये सुनकर जियाओ यीजियान आश्चर्यचकित हो गया और जल्दी से स्क्रॉल ले लिया। जियाओ मिंग ने हमेशा कहा था कि उसके शरीर को हल करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हैं, सटीक तौर पर दो। लेकिन अभी तक नेदर पॉइजन फ्लेम की छाया भी नहीं देखी गई थी और पॉइजन पिल मेथड, हालांकि यह जियाओ मिंग ने जो कहा था उसके अनुसार लगभग तैयार था, उसने वास्तव में इसे हल करने की सटीक विधि कभी नहीं देखी थी। अब जब उसने आखिरकार इसे देख लिया था तो जियाओ यीजियान अनजाने में ज़्यादा सहज महसूस कर रही थी। स्क्रॉल कुछ ऐसा था जो जियाओ मिंग ने शांत समुद्र भंडारण रिंग में पाया था और जैसे ही जियाओ यीजियान ने स्क्रॉल की सामग्री को देखा, जियाओ मिंग ने कहा, मोटे तौर पर विभाजित पॉइजन पिल को परिष्कृत करने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहली है 3 प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला, दूसरी है 7वें दर्जे के स्काई पॉइजन ड्रैगन बिच्छू जानवर का राक्षस कोर और तीसरी है बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार। कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही स्वर्गीय लपटें हैं और मेरे पास बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार भी है, इसलिए मुझे बस 7वें दर्जे के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को खोजने की ज़रूरत है। जियान, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने पहले ही अकादमी से 7वें दर्जे के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को खोजने में मदद मांगी है, इसलिए ये केवल समय की बात है। इससे पहले कि जियाओ मिंग अपनी बात पूरी कर पाता, उसे जियाओ यीजियान की हरकत ने बाधित कर दिया। जियाओ यीजियान के नर्म चेरी रंग के होंठों ने उसके गाल को चूमा, जबकि उसकी मधुर आवाज़ उसके कान के पास धीरे से सुनाई दी, महम, मुझे पता है, मुझे तुम पर भरोसा है। जियाओ मिंग की बाहों में जियान का मुंह और आंखें खुली हुई थीं, फिर उसने प्रतिक्रिया की और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? जियाओ मिंग से दूर हो जाओ। ये सुनते ही जियाओ यीजियान जियाओ मिंग के बगल से हटकर जहां वह पहले खड़ी थी, उसकी खूबसूरत हरी आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने लाल गालों के साथ कहा, मैं बस उसे मेरे लिए ऐसा करने के लिए धन्यवाद दे रही थी। जियाओ मिंग ने कुछ भी नहीं कहा और जियान ने बहुत दुखी होकर जवाब दिया, क्या आप लोगों को इस तरह धन्यवाद देते हैं? आपको अगली बार ऐसा करने की अनुमति नहीं है। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारी खुशबू थी जो मैंने उस दिन जियाओ मिंग की छाती पर महसूस की थी, जब कोई मौजूद नहीं था, तो आक्रामक हो जाना और इस तरह से तुम खुद को मेरी बहन कहती हो। जियान थोड़ा नाराज थी लेकिन ज़्यादातर हैरान थी, उसे नहीं पता था कि आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाली जियाओ यीजियान को ऐसा कदम उठाने की हिम्मत कैसे मिली, और वो भी उसके सामने। बहन जियान, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? तुम चाहती तो यही कर सकती थी। जियाओ यीजियान ने अपने हाथों से अपनी हंसी को छिपाते हुए जवाब दिया। जियाओ मिंग उसकी बातों पर खांसने से खुद को नहीं रोक पाए। खांसी, जियान अभी बच्ची है, उसे ऐसी बातें मत सिखाओ। बच्ची? जियान को यकीन नहीं हुआ, उसे यह पसंद नहीं आया कि वह उसे इस तरह से देखे। तुम दोनों ही इकलौती संतान हो, मैं तुम सभी से बड़ी हूँ। फिर उसने जियाओ मिंग को घूरा और मुंह बनाते हुए कहा, जब मैं डू सम्राट के पास पहुंचूंगी तो देखूंगी कि तुम मुझे फिर से बच्ची कहती हो या नहीं। ये कहने के बाद जियान उसकी बाहों से नीचे कूद गई और चली गई। उसे हर्ब वेयरहाउस में जाकर देखना था कि क्या नया था और तेजी से बढ़ने के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खानी थीं। जियान के जाने से जियाओ मिंग और जियाओ यीजियान अकेले रह गए और जियाओ यीजियान की हरकतों को देखते हुए इसने दृश्य को एक अस्पष्ट वातावरण में बदल दिया। इस माहौल में जियाओ यीजियान को लगा कि उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगा है। अगर वह जियाओ मिंग के साथ अकेली होती तो ठीक था, लेकिन जियान के सामने ऐसा व्यवहार करना उसके स्वभाव के अनुसार नहीं था, और उसने ऐसा करने की हिम्मत केवल इसलिए की क्योंकि वह पूरी तरह से उत्साहित थी। इसलिए अब जब वह शांत हो गई तो वह थोड़ी शर्मीली हो गई। तभी जियाओ मिंग की आवाज़ अचानक गूंजी, जिससे वह एक छोटे से झटके के साथ अपने विचारों से बाहर आ गई। जियान, जब तुम्हारी ताकत थोड़ी और बढ़ जाएगी तो मैं तुम्हें नेदर पॉइजन फ्लेम खोजने के लिए ले जाने की योजना बना रहा हूँ। नीदर पॉइजन फ्लेम द्वारा 1000 वर्षों में संचित विषाक्त पदार्थों की मदद से मेरा मानना है कि आपकी ताकत थोड़े समय में ही एक भयानक स्तर तक बढ़ सकती है। हालांकि स्वर्गीय लॉ को अवशोषित करने से आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए आपको खुद ही विचार करना होगा कि आप इस स्वर्गीय लॉ को निगलना चाहते हैं या नहीं। आखिरकार पिल पॉइजन विधि के लिए केवल एक अतिरिक्त सामग्री बची है और आपको अपने जहरीले शरीर को नियंत्रित करने के लिए नीदर पॉइजन फ्लेम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अध्याय 184, संयोग से जियो यू से मिलना।
नीदरलैंड की जहरीली ज्वाला। जियो यी जियान उसके शब्दों को सुनकर चिंतन में डूब गई और एक पल के बाद उसने अपना सिर उठाया और दृढ़ता से कहा, मैं इस स्वर्गीय ज्वाला को निगलना चाहती हूँ। क्या तुम निश्चित हो? जियो मिंग ने गहरी आवाज में पूछा। स्वर्गीय ज्वाला को निगलना इतना आसान नहीं है। जियो मिंग ने उस दर्द के बारे में सोचा जो उसने तब सहा था जब उसने पहली बार स्वर्गीय ज्वाला को अवशोषित किया था। वह भावना जब उसके मेरिडियन पर अनगिनत गर्म कीड़े रेंग रहे थे, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई भी सहन कर सकता था। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। जियो यी जियान की अभिव्यक्ति बहुत दृढ़ थी। जहर की लौ विधि भी विषैले जहर शरीर को नियंत्रित कर सकती है। दूसरी विधि से आपको अभी भी 7वें दर्जे के स्काई जहर ड्रैगन बिच्छू जानवर के राक्षस कोर को खोजना होगा, जिसे खोजना बहुत मुश्किल है ना? इसके अलावा नेदर जहर की लौ से मेरी ताकत में बहुत सुधार हो सकता है। इसके अलावा इस विधि से मैं आखिरकार आपके साथ रह पाऊंगा। ये शब्द केवल जियाओ यी जियान के दिमाग में ही गूंज रहे थे। क्या तुमने वास्तव में इसके बारे में सोचा है? हाँ, बिल्कुल। तुम एक ही सवाल पूछते रहते हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उस स्वर्गीय लौ को छोड़ना नहीं चाहते? जियाओ यी जियान ने हंसते हुए पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है? जियाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया। हालांकि स्वर्गीय लपटों के बारे में कहा जाता था कि वे किमियागरों को बहुत आकर्षित करती हैं, लेकिन नेदर जहर की लौ उनमें से एक नहीं थी। कोई भी इस अधोलोक विष ज्वाला को निगलने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा कहा जाता है कि ये स्वर्गीय ज्वाला जियाओ मिंग के लिए बेकार नहीं थी, कम से कम इसमें पर्याप्त ऊर्जा थी। हालांकि यह जियाओ यी जियान के लिए अधिक उपयोगी होगी और वह कम समय में उसकी मदद करने में सक्षम होगी। इसने उसे जियाओ यी जियान की खेती करने के लिए समय भी बचाया। संक्षेप में, जियाओ यी जियान के लिए इस स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करना इसे स्वयं निगलने से कहीं अधिक लाभदायक था। चूंकि आपने इसके बारे में सोचा है, तो ऐसा ही हो। अभी के लिए कड़ी मेहनत करते रहो और जब तुम्हारी शक्ति डू स्पिरिट तक पहुंच जाएगी तो मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले जाऊंगा। मम्मा, जियाओ यी जियान ने धीरे से सिर हिलाया, फिर अचानक शर्मा गई और बोली, बस इतना ही। मेरे पास और कोई साधना संसाधन नहीं है। जियाओ यी जियान जिस साधना संसाधन की बात कर रही थी, वह जहर की गोलियां थीं। हालांकि जियाओ यी जियान की शोकपूर्ण विष शरीर साधना बहुत तेज थी, लेकिन ऐसा करने के लिए इस तरह की चीज़ों को खाने की भी ज़रूरत थी। जितनी ज़्यादा शक्ति थी, उतनी ही मुश्किल से जहरीली गोलियां मिल पाती थीं। जियाओ यी जियान की शक्ति अब डू ग्रैंड मास्टर जितनी थी और इन अकेडमी की शॉपिंग स्ट्रीट पर कुछ जहरीली जड़ी बूटियां बिक्री के लिए होनी चाहिए। जब उसने जहरीली गोलियां खत्म कर लीं जो जियाओ मिंग ने एकांत में जाने से पहले उसे छोड़ी थीं, तो वह शॉपिंग स्ट्रीट पर गई। बस इतना ही था कि किंगलिन के विपरीत, जिसके पास जियाओ मिंग द्वारा छोड़े गए फायर क्रिस्टल कार्ड में बहुत ज्यादा मात्रा में अग्नि ऊर्जा थी, उसके पास केवल एक छोटा सा हिस्सा था। जियाओ मिंग आपातकालीन स्थितियों के लिए चली गई थी और उसने इसे बहुत जल्दी खर्च कर दिया था। अब और नहीं बचा, जियाओ मिंग ने धीमी आवाज में कहा। उसने जियाओ यी जियान के लिए इतनी अग्नि ऊर्जा नहीं छोड़ी थी क्योंकि उसे लंबे समय से इसकी ज़रूरत नहीं थी, और उसने जो दोनों लड़कियों के लिए छोड़ा था वह कुछ साल पहले से बचा हुआ था, और स्वाभाविक रूप से इसका अधिकांश हिस्सा किंग लिन को दिया गया था, जो लगातार ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में अग्नि ऊर्जा खर्च कर रही थी। हालांकि अग्नि ऊर्जा केवल एक छोटी सी समस्या थी। एक यादृच्छिक गोली लेने से वह हज़ारों प्राप्त कर सकता था। वह सीधे इन अकादमी में इस क्षेत्र के प्रभारी एल्डर से सीधे अग्नि ऊर्जा की एक राशि आवंटित करने के लिए कह सकता था। जियानान अकादमी का एकमात्र छठा स्तरीय कीमियागर जो चाहे कर सकता था। बेशक उसने अभी भी गोलियों का उपयोग बदले में करने की योजना बनाई थी, क्योंकि लागत बहुत अधिक नहीं होगी। ठीक है, चलो शॉपिंग स्ट्रीट पर चलते हैं और भी कुछ ढूंढते हैं। वैसे भी मुझे इन अकेडमी में घूमे हुए काफ़ी समय हो गया है, तो चलो आज के लिए ब्रेक लेते हैं। जियो मिंग ने धीरे से कहा और अपना हाथ उसकी तरफ थोड़ा बढ़ाया, एक ऐसा कदम जिसे जियो यी जियान ने समझा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी बांह पकड़ ली। अगर वह उसका लबादा थाम लेती तो उसकी त्वचा पर मौजूद विषैले पदार्थ उस पर असर नहीं करते। वह जानती थी कि अगर वह सीधे उसकी त्वचा से संपर्क करता तो भी जियाओ मिंग ठीक रहता, फिर भी इस तरह से वह शांत महसूस करती, और जियाओ मिंग उसकी चिंताओं को जानते हुए इस बारे में सोचती। इस तरह जियाओ मिंग अपने आंगन से बाहर निकल गया। उसका हाथ जियाओ यी जियान ने थाम रखा था। जियाओ मिंग का छोटा आंगन बड़ों के क्षेत्र में था, इसलिए वे दोनों उस क्षेत्र की ओर बढ़ गए जहां छात्र थे। उनमें से किसी ने भी वहां उड़ने का सुझाव नहीं दिया। इसके बजाय वे इत्मीनान से चलते रहे, जैसे कि वे जितना संभव हो सके उतना समय लेना चाहते थे। पहले तो रास्ते में बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें अधिक से अधिक लोग मिले। धीरे धीरे जीवंत होती जा रही इन अकेडमी को देखते हुए जियाओ मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अच्छे मूड में था और अपने दिल में ये कहने से खुद को नहीं रोक पाया, यह इन अकेडमी अभी भी पहले की तरह जीवंत है। मेरे रास्ते से हट जाओ। अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, जिससे जियाओ मिंग के कदम रुक गए। आवाज़ सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और एक जानी पहचानी आकृति देखी।
जियाओ यू महिला आकृति काफी लंबी थी और उसकी कमर के नीचे एक जोड़ी प्रभावशाली पैर थे। जियाओ यू ने जियाओ मिंग पर ध्यान नहीं दिया। इस समय उसे पुरुष छात्रों के एक समूह द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिसका नेतृत्व हरे रंग के वस्त्र पहने एक सुंदर दिखने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जो फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए था। फूल कोई साधारण फूल नहीं था। जियाओ मिंग ने फूल को एक औषधीय जड़ी बूटी के रूप में पहचाना, जिसे उसने अपने कमरे में लापरवाही से लगाया था, क्योंकि इसका मन पर हल्का शांत प्रभाव पड़ता था। मैंने कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या तुम बहरे हो? जियाओ यू ने अपने रास्ते को रोकने वाले लोगों को देखा और उसके चेहरे पर अधीरता दिखाई दी। अभी कुछ क्षण पहले वह शांति से चल रही थी, जब अचानक उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया। समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वह था जिसे वह जानती थी जब से उसने इन अकेडमी में प्रवेश लिया था। ये व्यक्ति उसे परेशान कर रहा था। उसने बहुत पहले कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वह उसे हर दिन रोकता रहा। अगर वह उससे कमज़ोर न होती तो वह उसे बहुत पहले ही सबक सिखा चुकी होती। सहपाठी शियाओ यू, तुम्हें बस मेरे साथ बाहर जाने के लिए सहमत होना होगा। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। देखो, ये जिंग शेन फूल है जो मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर ढूंढा है। हरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने कहा। उसके बगल में खड़े लोगों ने भी उसे मना लिया। ये देखा जा सकता है कि याओ हुआई तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसका प्रस्ताव स्वीकार करो। उसे स्वीकार करो। उसे स्वीकार करो। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, अब चले जाओ। शियाओ यू, जो लंबे समय से परेशान थी, बहुत पहले ही अपना धैर्य खो चुकी थी और ये शब्द सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जो कोई भी इन अकेडमी में प्रवेश कर सकता था, वह एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था, और जब उसे शियाओ यू ने इस तरह से फटकार लगाई तो याओ हुआई का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने बहुत पहले अपने सहपाठियों के सामने शेखी बघारी थी कि वह जियाओ यू को अपने प्यार में डाल देगा और फिर वह हर दिन इस लंबी टांगों वाली लड़की के साथ खेलेगा, और इस उद्देश्य से उसने दूसरे पक्ष को प्रभावित करने के लिए इस जिंग शेन फूल को खोजने के लिए बहुत प्रयास किए थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह जियाओ यू कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सही और गलत को नहीं जानता है और उसका अपमान करता रहता है, जिससे उसका थोड़ा धैर्य खत्म हो जाता है। ये देखा जा सकता था कि कैसे उसके चेहरे पर लटकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई, और फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम स्वीकार करोगे या नहीं? इस व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव देखकर जियाओ यीजियान की खूबसूरत आंखें घृणा से चमक उठीं। इस तरह की बर्बादी ने उसे म्यूली की याद दिला दी। एक हारे हुए व्यक्ति ने जब वह किंगशान टाउन में रहती थी तो उसका पीछा करने के लिए अपनी पृष्ठभूमि पर भरोसा किया। हे, तो अब तुम दिखावा नहीं करते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे लोगों से है। मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता, इसलिए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। जियाओ यू ने गुस्से से हंसते हुए कहा। ये तुम्हारी पसंद है। ये शब्द सुनकर याओ हुआई ने अपने आसपास के कुछ लोगों पर व्यंग्य किया और आंख मारी, जो कुछ ही सेकंड में समझ गए। वे जल्दी से शियाओ यू को घेरने लगे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम बल का प्रयोग करना चाहते हो? यह मत भूलो कि यह इन अकेडमी है। शियाओ यू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में चिल्लाया। बेशक, मुझे पता है कि यह इन अकेडमी है, लेकिन इन अकेडमी में ताकतवर का ही अंतिम शब्द होता है और लड़ाई झगड़ा करना मना नहीं है। बड़ों को कोई आपत्ति नहीं होगी। याओ हुआई ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शियाओ यू ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिंतित थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि याओ हुआई का तरीका संभव हो सकता है। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? शियाओ यू के चिंतित चेहरे को देखकर याओ हुआई के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव दिखाई दिया। तुम में बहुत हिम्मत है। अचानक याओ हुआई ने अपने पीछे से एक ठंडी आवाज़ सुनी। याओ हुआई ने यह सुना और तुरंत पीछे मुड़ा और चिल्लाया, बेटा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बीच में मत पड़ो। मेरा भाई मेडिसिन गैंग का सदस्य है। अपने शब्दों के अंत में उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बोलने वाला व्यक्ति जियाओ मिंग था। इन अकेडमी के एक एल्डर के रूप में कई छात्र जियाओ मिंग को जानते थे। उनकी असाधारण प्रतिभा और गोलियों को परिष्कृत करने की महान क्षमता के कारण कई लोग उन्हें अपना आदर्श मानते थे। याओ हुआई का भाई उनमें से एक था और अपने भाई से प्रभावित होकर उसने जियाओ मिंग को तुरंत पहचान लिया। ये देखकर कि यह जियाओ मिंग थी, याओ हुआई का चेहरा सफ़ेद हो गया और वह हकलाते हुए बोला, यह ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मैं बस इस महिला को सबक सिखाना चाहता था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अपने पीछे जियाओ यू की हैरान कर देने वाली चीख सुनी। चचेरी बहन जियाओ मिंग। ये शब्द सुनकर न केवल याओ हुआई के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया, बल्कि उसके बगल में खड़े उसके कई साथियों के चेहरे पर भी नकली पसीना आ गया और उनके पैर थोड़े लड़खड़ा गए। जियो मिंग, जियो यू, दोनों का उपनाम जियो है। बकवास। इस बेवकूफ़ महिला ने पहले क्यों नहीं बताया कि वह जियो मिंग कबीले की सदस्य है? अगर उसने पहले बताया होता तो क्या वह ठीक नहीं होती? याओ हुआई ने अपने दिल में जियो यू को कोसा।
जियाओ मिंग ने पहले जियाओ यू को सिर हिलाया, फिर याओ हुआई से कहा जो उसके बगल में था, वापस जाओ और अपना सामान पैक करो, 3 दिनों में इन अकेडमी छोड़ दो, तुम्हें निष्कासित कर दिया गया है। याओ हुआई ने ये सुना और तुरंत इसके खिलाफ चिल्लाया, नहीं, भले ही आप इन अकेडमी के एल्डर हों, आप मुझे अपनी मर्जी से निष्कासित नहीं कर सकते। ओह, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप न जाएं। जियाओ मिंग उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। ये सच था कि इन अकेडमी के एल्डर अपनी मर्जी से छात्रों को निष्कासित नहीं कर सकते थे, लेकिन यह उस स्थिति पर आधारित था जहां दूसरा पक्ष सही था। छात्र आमतौर पर एल्डर को भड़काते नहीं थे, इसलिए सामान्य समय में बहुत कम छात्रों को निष्कासित किया जाता था। याओ हुआई का मामला अलग था, उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और उसे निष्कासित करने में कोई समस्या नहीं थी। ये कहने के बाद जियाओ मिंग ने याओ हुआई के बगल में मौजूद साथियों की ओर भी देखा और कहा, आप में से प्रत्येक पर 100 अग्नि ऊर्जा का जुर्माना लगाया जाएगा, और जब आप अनुशासनात्मक बुजुर्गों के पास होंगे तो आप उन्हें स्थिति समझेंगे। हाँ, हालांकि वे अपनी अग्नि ऊर्जा के बारे में थोड़ा दुखी थे, उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। याओ हुआई की तुलना में जिसे निष्कासित कर दिया गया था, अग्नि ऊर्जा कटौती कम से कम स्वीकार्य सीमा के भीतर थी। ठीक है, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जियाओ मिंग ने एक आदेश दिया और कई लोग विचलित याओ हुआई को खींचने के लिए दौड़े। और ये तब था जब जियाओ मिंग ने अपनी नज़र जियाओ यू की ओर घुमाई, जो इस समय थोड़ा उत्साहित थी। लगभग 1 साल हो गया था जब से उसने और जियाओ मिंग ने एक दूसरे को देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगली बार जब वे एक दूसरे से मिलेंगे तो ऐसा होगा। इस बार यह सौभाग्य की बात थी कि जियाओ मिंग उसकी मदद करने के लिए यहाँ था, अन्यथा एक मौका था कि वह व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाता। ये सोचते हुए जियाओ यू ने अपनी आवाज़ में कृतज्ञता के साथ कहा, अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद जियाओ मिंग। हम एक ही कबीले से हैं, इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। जियाओ मिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, भविष्य में यदि आप फिर से ऐसी ही घृणित स्थिति का सामना करते हैं तो आप सीधे मेरा नाम ले सकते हैं। जियाओ यू ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गई है। फिर जियाओ यी जियान को देखा, जो जियाओ मिंग की बाँह पकड़े हुए था, और कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा, वह कौन है? मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ, यह जियाओ यी जियान है, मेरी एक अच्छी दोस्त। जियाओ मिंग ने उसे जियाओ यू से मिलवाया, फिर जियाओ यी जियान से कहा, वह मेरे कबीले की सदस्य है, जिसका नाम जियाओ यू है। एक दोस्त हो? जियाओ यू ने सोचा और अपनी आंखें अंदर की ओर घुमाई। कौन एक दोस्त के साथ इतने प्यार से अकादमी में घूमेगा? हालांकि जियाओ यू को यह स्वीकार करना पड़ा कि जियाओ मिंग के आसपास की सभी महिलाएं शीर्ष पायदान पर थीं, फिर भी वह जियाओ यी जियान की तुलना में फीकी थी, और केवल उसकी लंबी टांगें, जिन्हें वह गर्व से दिखाती थी, ही कोई मुकाबला कर सकती थीं। जियाओ मिंग के परिचय के बाद जियाओ यू और जियाओ यी जियान ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। जियाओ यी जियान को जियाओ यू के बारे में अनुकूल धारणा थी। जियाओ यू के जियाओ मिंग कबीले का सदस्य होने के अलावा ये ज़्यादातर इसलिए था क्योंकि वह उस याओ हुआई से भयभीत नहीं थी। जियाओ मिंग ने जियाओ यू को ध्यान से देखा और पाया कि उसकी ताकत 6 सितारा डू मास्टर तक बढ़ गई थी। इससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, इस साल आपकी ताकत में तेज़ी से प्रगति हुई है। यह आपके द्वारा दी गई गोलियों की बदौलत है चचेरे भाई, अन्यथा मैं इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। जियाओ यू ने एक मुस्कान के साथ कहा। मुस्कान? जियाओ मिंग ने जियाओ परिवार छोड़ते समय जियाओ शान के पास कुछ गोलियां छोड़ी थीं। इसके अलावा जियाओ यू, जियाओ परिवार और उसके दादा ग्रैंड एल्डर की प्रतिभा होने के नाते स्वाभाविक रूप से उनकी कोई कमी नहीं होगी। संसाधन थे और उसकी क्यूई विधि निम्न स्तर की नहीं थी। इसके अलावा उसकी अपनी प्रतिभा पहले से ही अपने आप में अच्छी थी, इसलिए इस बार इतनी सफलताएं मिलना सामान्य बात थी। जियाओ मिंग ने कुछ और नहीं कहा, इसके बजाय उसने जियाओ यू से पूछा, आप थोड़े समय के लिए इन अकादमी में रहे हैं, है ना? ऐसा हुआ कि हम इन अकादमी के चारों ओर टहलने जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं? ज़रूर। जियाओ यू ने जियाओ मिंग के बगल में जियाओ यी जियान को देखने के लिए मुड़कर देखा, और ये देखकर कि वह इसके खिलाफ नहीं लग रही थी, उसे अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी और वह सहमत हो गई। अगले समय में जियाओ यू जियाओ मिंग और जियाओ यी जियान के साथ इन अकादमी के चारों ओर चला गया। जियाओ मिंग को उससे ये भी पता चला कि कबीले का दूसरा सदस्य जियाओ हू भी इन अकेडमी में प्रवेश कर चुका है। जब वे तीनों इन अकेडमी से गुजरे तो कई लोगों ने जियाओ यू और जियाओ मिंग को बात करते और हंसते हुए देखा, और तुरंत महसूस किया कि जियाओ मिंग और जियाओ यू का रिश्ता सरल नहीं था। जब उन्होंने इस तथ्य के बारे में सोचा कि जियाओ मिंग और जियाओ यू का उपनाम एक ही है, तो दोनों के बीच का रिश्ता स्पष्ट हो गया। जिन छात्रों ने उनके रिश्ते का अनुमान लगाया, उन्होंने तुरंत जियाओ यू को एक ऐसे अस्तित्व के रूप में माना जिसे उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। उस खूबसूरत बैंगनी बालों वाली महिला का तो जिक्र ही न करें, जो जियाओ मिंग की साथी लग रही थी। उन्होंने जियाओ मिंग को नाराज़ करने के डर से उसे घूरने की भी हिम्मत नहीं की। बेशक उन छात्रों के अलावा जिन्होंने दोनों चीज़ों का अनुमान लगाया था, ऐसे छात्र भी थे जिन्होंने उस पहलू पर ध्यान नहीं दिया या उसकी परवाह नहीं की।
इसके बजाय जब इन लोगों ने जियाओ मिंग को देखा तो वे तुरंत बहुत उत्साहित महसूस करने लगे। आखिरकार जियाओ मिंग द्वारा मिस्टर गोल्ड और मिस्टर सिल्वर को हराने की कहानी, जो डू पूर्वज की प्रतिद्वंद्वी हो सकती थी, इन दिनों सभी के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। डू क्यूई महाद्वीप में शक्तिशाली लोग हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए जियाओ मिंग को स्वाभाविक रूप से और भी अधिक प्रशंसक मिले। और भी अधिक क्यों कहें? ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ मिंग के पहले से ही बहुत से प्रशंसक थे। इसलिए अपनी ओर निर्देशित उग्र निगाहों का सामना करते हुए जियाओ मिंग ने शांति से काम लिया, क्योंकि वह इसके आदी थे। उन दोनों जियाओ यी जियान और जियाओ यू को भी असहज महसूस नहीं हुआ। वे दोनों सुंदर महिलाएं थीं और उन्हें बहुत पहले से ही उन घूरने की आदत हो गई थी। इसके बजाय वे छात्रों की ईर्ष्या भरी निगाहों के नीचे गर्व से चले गए। रास्ते में जियाओ मिंग पहले उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां अग्नि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और कुछ गोलियों के बदले में 3000 अग्नि ऊर्जाओं का आदान प्रदान किया। फिर वह जहरीली जड़ी बूटियां खरीदने के लिए शॉपिंग स्ट्रीट पर गया और जियाओ मिंग ने सोचा कि यह पर्याप्त नहीं था। उन्हें हर्ब वेयरहाउस में ले गया और गार्जियन एल्ड से मिला, जिसने जी यान की शरारत के बारे में उससे शिकायत की, और वहां उसे पता चला कि जी यान ने कुछ और औषधीय जड़ी बूटियां चुरा ली थीं। उसे सांत्वना देने और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लेने के बाद जियाओ मिंग और लड़कियां वापस चली गईं। हर्ब वेयरहाउस से निकलने के बाद जियाओ यू इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और जोर से हंस पड़ी। गार्जियन एल्ड का दयनीय चेहरा उसे बहुत मज़ेदार लगा। जियाओ यी जियान भी हल्के से हंस पड़ी, ये सोचकर कि उसकी बहन सुबह जो उसने बताया था उसे बहुत गंभीरता से ले रही है। जब उन्होंने काम खत्म किया तो काफ़ी अग्नि ऊर्जा बची हुई थी, इसलिए जियाओ मिंग ने जियाओ यी जियान और जियाओ यू को इसे साझा करने दिया, क्योंकि यह उसके लिए बेकार था। जियाओ यू ने पहले तो मना कर दिया। जियाओ मिंग के लिए अग्नि ऊर्जा बेकार थी, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ी रकम थी। हालांकि जियाओ यी जियान के खुद के अनुनय के तहत उसने जियाओ मिंग की अग्नि ऊर्जा को स्वीकार कर लिया। कहने की ज़रूरत नहीं है, जियाओ यी जियान और जियाओ यू दोनों रास्ते में बहुत अच्छे से साथ रहे। ये देखकर जियाओ मिंग मुस्कुराए और जियाओ यू को उसके छात्रावास तक ले जाने की पेशकश की। अपने छात्रावास के प्रवेश द्वार पर खड़ी जियाओ यू ने जियाओ मिंग और जियाओ यी जियान को जाते हुए देखा और उसके दिल में एक गर्म धारा बह रही थी। ये सुकून देने वाली बात थी कि एक कबीले के सदस्य ने उसकी देखभाल की, जबकि वह घर से दूर पढ़ाई कर रही थी, और यह कबीले का सदस्य कोई और नहीं बल्कि उसके परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग था। इसके अलावा टहलने के दौरान उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उस लड़की ने जियाओ मिंग का स्नेह कैसे जीता था, और वह अपने दिल की गहराई से उन्हें शुभकामनाएं देने से खुद को नहीं रोक सकी। जियाओ मिंग और जियाओ यी जियान धीरे धीरे उसी रास्ते से जियाओ मिंग के आंगन की ओर वापस चले गए। हालांकि उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि दूसरा पक्ष क्या चाहता है। इसलिए आंगन में लौटने से पहले वे एक झील के पास से गुजरे, जहां उन्होंने रुकने और झील के किनारे एक लॉग पर बैठने का फैसला किया। जियाओ यी जियान का सिर जियाओ मिंग के कंधे पर रखा। दोनों ने खेती से संबंधित चीज़ों के बारे में बात की। इसके बाद जियाओ मिंग ने एक निम्न श्रेणी का जादुई जानवर भी पकड़ा जो बड़ों के बीच बहुत लोकप्रिय था, और खुशी से खाने के बाद वे आखिरकार एल्डर जोन के आंगन में चले गए। जब वे आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो जियाओ मिंग को लगा कि हॉल के अंदर जी यान वापस आ गया है। जब वे हॉल में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि जी यान की आंखें चमक रही थीं, क्योंकि वह अपने हाथों में औषधीय जड़ी बूटियां देख रही थी। जियाओ मिंग, तुम ठीक समय पर वापस आ गई हो। जैसे ही जी यान ने जियाओ मिंग को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उसे औषधीय जड़ी बूटियां थमा दी। इसका मतलब स्पष्ट था। जियाओ यी जियान हंसा, जबकि जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और औषधीय जड़ी बूटियां बेपरवाही से ले लीं। छोटी दादी, तुम हर दिन जड़ी बूटी के गोदाम में जा रही हो, तुमने लगभग एक अभिभावक बुजुर्ग को रुला दिया। जी यान ने यह सुनकर अपनी छोटी नाक से कुड़ी, थोड़ा सूंघते हुए, वह क्यों रो रहा है? मानो ये चीज़ें उसकी थीं। मैं अभी अभी ओल्ड सू से मिला था और उसने कुछ भी नहीं कहा। वैसे ओल्ड सू ने तुम्हें उससे मिलने के लिए कहा था, वह कहता है कि उसके पास तुम्हारे लिए कुछ है। अध्याय 185 नेदर पॉइजन विधि। ओह, पहले एल्डर ने मुझसे पूछा, क्या उसने कुछ कहा कि उसे क्या चाहिए? मुझे नहीं पता, उसने कुछ नहीं कहा। जियान ने अपना सिर हिलाया, जबकि उसकी बैंगनी डबल पोनीटेल धीरे से हिल रही थी। ठीक है, जियाओ मिंग मुस्कुराया और कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ एक लाल लौ दिखाई दी और ऊपर उठी, और लौ के भीतर एक जादुई जानवर की उपस्थिति प्रकट हुई। जियाओ मिंग ने जो पहली स्वर्गीय लौ प्राप्त की थी, उसके पास इस लौ पर सबसे गहरा नियंत्रण था और वह इसका उपयोग करने में सबसे सहज महसूस करता था। यही कारण भी था कि वह इस 10,000 जानवर की लौ का सबसे अधिक उपयोग करता था। इसके अलावा एक प्रकार की स्वर्गीय लौ में विशेषज्ञता हासिल करके वह इस तथ्य को उजागर करने से भी बच सकता था कि उसके पास कई स्वर्गीय लपटें हैं।
किसी को ये जानना था कि डूक्यूई महाद्वीप में स्वर्गीय ज्वाला एक गर्म आलू थी, और न केवल अग्नि गुण वाले शक्तिशाली लोग और कीमियागर इसे चाहते थे। अन्य विशेषताओं वाले कई शक्तिशाली लोगों के भी इसके साथ यही इरादे थे। आखिरकार इस तरह की चीज़ के साथ यह एक अच्छा विकल्प था कि इसे किसी कीमियागर को बेचा जाए ताकि यह एक बड़ा उपकार करे या किसी के अपने वंशजों के लिए छोड़ दिया जाए। जियाओ मिंग के पास 10,000 जानवरों की ज्वाला थी और अन्य लोग इसे लेकर परेशान नहीं हो सकते थे क्योंकि वह युवा और शक्तिशाली था। लेकिन अगर उन्हें पता होता कि उसके पास एक ही समय में 10,000 जानवरों की ज्वाला, समुद्री हृदय की ज्वाला, गिरे हुए हृदय की ज्वाला और हरे रंग की कोरलोट ज्वाला है, तो स्थिति अलग होती। अन्य लोगों का उल्लेख नहीं करना, जियाओ मिंग को लगा कि अगर वह खुद जानता कि किसी और के पास इतनी सारी स्वर्गीय ज्वालाएं हैं तो वह लुभाए जाने से खुद को नहीं रोक सकता। इसलिए बाहरी लोगों के सामने वह आमतौर पर केवल 20वीं रैंक 10,000 जानवर लॉ का उपयोग करता था। उसने लापरवाही से जियान की जड़ी बूटियों को लौ में फेंक दिया और लपटों ने तुरंत उन्हें तरल के द्रव्यमान में परिष्कृत कर दिया। स्वर्गीय लॉ पर जियोमिंग के वर्तमान नियंत्रण के साथ औषधीय जड़ी बूटियों को औषधीय कड़ाही के बिना औषधीय तरल में परिष्कृत करना एक केक का टुकड़ा था। औषधीय तरल में विशेष गुप्त औषधीय पाउडर मिलाने के बाद तरल को ठंडा करके गोली बना दी गई और जियान का छोटा सा नाश्ता तैयार हो गया। पूरी प्रक्रिया में 2 मिनट से भी कम समय लगा। इसे जैड की बोतल में रखने और जियान को सौंपने के बाद, जिसकी दोनों आंखें चमक रही थीं, जियाओ मिंग ने लड़कियों को अलविदा कहा और अपने छोटे से आंगन से निकलकर सुकियान के अध्ययन की ओर बढ़ गया। दस्तक दस्तक दस्तक। चमकदार अध्ययन के अंदर आकर्षक लकड़ी की किताबों की अलमारियां साफ सुथरे तरीके से व्यवस्थित थीं। कमरे के अंदर की तरफ एक डेस्क रखी गई थी। डेस्क के बगल में सुकियान और एल्डर हो दोनों अपने हाथों में एक एक किताब पकड़े हुए एक दूसरे के सामने बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा, जिसके बाद सुकियान बोली, कृपया अंदर आएं। उसके शब्द गूंजने के बाद और दरवाजे के खुलने की आवाज़ के साथ जियाओ मिंग कमरे में दाखिल हुआ। शिष्य, चूंकि तुम यहाँ हो, जल्दी से बैठ जाओ। सुकियान के सामने एल्डर हुओ के हमेशा सख्त चेहरे पर मुस्कान दिखी। उसे देखकर सुकियान अवाक रह गया। इस बूढ़े हुओ का चेहरा हर दिन सख्त रहता था, मानो हर कोई उस पर लाखों सोने के सिक्के उधार रखता हो। केवल जियाओ मिंग के सामने ही उसने मुस्कुराहट दिखाई। सिर हिलाने के बाद सुकियान ने जियाओ मिंग के अभिवादन के जवाब में सिर हिलाया। जियाओ मिंग के बैठने के बाद वह जियाओ मिंग को यहाँ बुलाने का उद्देश्य बताने ही वाला था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि जियाओ मिंग की आभा पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई थी। जियाओ मिंग को ध्यान से देखने के बाद सुकियान ने कुछ आश्चर्य और संदेह के साथ कहा, क्या तुम अभी 7 सितारा डू सम्राट के पास पहुंच गए हो? ये हान फैंग की सी हॉट फ्लेम को भस्म करने का प्रभाव है। जियाओ मिंग ने कुछ भी छिपाए बिना अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुम्हारी यह क्यूई विधि वास्तव में शक्तिशाली है। सुकियान आश्चर्यचकित था। यह सामान्य ज्ञान था कि कोई एक से अधिक स्वर्गीय ज्वाला को नहीं खा सकता था, लेकिन जियाओ मिंग ने 10,000 पशु ज्वाला के साथ साथ पतित हृदय ज्वाला होने के बावजूद समुद्री हृदय ज्वाला को खा लिया था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह इन स्वर्गीय ज्वालाओं को खाकर अपनी साधना बढ़ा सकता था। इसलिए किसी को यह जानने के लिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि यह उसकी क्यूई विधि की विशेष प्रकृति होनी चाहिए। उसके बगल में एल्डर हो थोड़ा शांत था। वह जानता था कि जियाओ मिंग की क्यूई विधि काफ़ी खास थी क्योंकि उसने पहले जियाओ मिंग को एक अग्निगुण क्यूई विधि दी थी जिसे उसने खुद विकसित किया था। बेशक वह जानता होगा कि जियाओ मिंग ने उसकी क्यूई विधि विकसित की है या नहीं। ये पता लगाने के बाद कि जियाओ मिंग ने उसके द्वारा दी गई क्यूई विधि विकसित नहीं की है, उसे डर था कि जियाओ मिंग भटक गया है, इसलिए उसने उससे इसके बारे में पूछा। जियाओ मिंग के स्पष्टीकरण के बाद वह थोड़ा समझ गया और यह जांचने के बाद कि जियाओ मिंग की डू क्यूई मोटी थी और उसकी रिकवरी की गति उसके द्वारा दी गई क्यूई विधि से बहुत बेहतर थी। एल्डर हुओ को अब जियाओ मिंग की क्यूई विधि के बारे में चिंता नहीं थी। बेशक एल्डर हुओ को अभी भी अपने शिष्य को एक साथ 4 स्तरों पर आगे बढ़ने के इस मामले के बारे में सलाह देने की आवश्यकता महसूस हुई। कदम दर कदम साधना करना बेहतर है। आपने इतने सारे चरण छोड़ दिए हैं, इन कुछ दिनों में अपने वर्तमान क्षेत्र को और निखारना बेहतर है। क्या आप समझे? मैं समझ गया। जियाओ मिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। यह अच्छा है कि आप समझ गए। एल्डर हुओ ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। वह अपने शिष्य के विकास से सहज था, जिसे उसने बड़ा होते देखा था। अच्छा, प्रथम एल्डर गुरु, क्या मुझे किसी काम के लिए बुलाया गया है? ओह, इस बार मैंने आपको उन ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की ताकतों के कारण यहाँ बुलाया है। सुकियान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की उन ताकतों को पहले ही नष्ट कर दिया गया है। अच्छा, उन ताकतों को हमने नष्ट कर दिया है और इस बार हमने उन ताकतों से कई अच्छी चीज़ें भी प्राप्त की हैं। हमने आपको ये देखने के लिए बुलाया है कि आपको क्या चाहिए और हम आपको चुनने देंगे। अभी भी कुछ इतना अच्छा है? जियाओ मिंग हैरान था। हे, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें विशेष सुविधा मिली है बेटा।
तुम अकेले नहीं हो जिसके पास यह विशेषाधिकार है। लड़ाई में भाग लेने वाले प्रत्येक बुजुर्ग 3 आइटम चुन सकते हैं, जबकि बाकी अकादमी द्वारा रखे जाएंगे, सुकियान ने कहा और उसने जियाओ मिंग को कुछ स्टोरेज रिंग्स दी। अकादमी की रक्षा करना बड़ों का कर्तव्य था, इसलिए सुकियान अब जो कर रहा था उसे अतिरिक्त पुरस्कार देने के रूप में माना जा सकता है। बेशक जिन शक्तिशाली लोगों को उन्होंने मारा था उनके भंडारण के छल्ले बड़ों द्वारा खुद रखे जाएंगे, और अब जो पुरस्कृत किया जा रहा था वह उन ताकतों के खजाने से था। पलक झपकाते हुए जियाओ मिंग ने कोई आपत्ति नहीं की। भंडारण के छल्ले स्वीकार करते हुए उसकी आत्मा की शक्ति एक एक करके उनमें प्रवेश करती गई। ये भंडारण छल्ले सभी मध्यवर्ती भंडारण छल्ले थे और उनके अंदर की जगह छोटी नहीं थी, इसलिए यह विभिन्न वस्तुओं से भरा हुआ था। हालांकि कई वस्तुएं थीं, लेकिन उन्हें व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया था और उन्हें विशेष रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए था। पहली भंडारण रिंग में हथियार और कवच जैसी वस्तुएं थीं। जियाओ मिंग की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने जल्दी से इसे हटा दिया। दूसरी भंडारण रिंग में औषधीय जड़ी बूटियां थीं। जैसे ही उसने इसमें प्रवेश किया, जियाओ मिंग ने पाया कि इस रिंग में मौजूद औषधीय जड़ी बूटियों की संख्या जियानान अकादमी के जड़ी बूटी गोदाम से बहुत कम नहीं थी। इससे जियाओ मिंग को लार निगलने पर मजबूर होना पड़ा और हान फैंग के संग्रह के साथ साथ अपने पिछले संग्रह के साथ उसके पास पहले से ही काफ़ी औषधीय सामग्री थी। हालांकि किसी भी किमियागर को बहुत सारी औषधीय सामग्री होने से कोई आपत्ति नहीं होगी। यह अफसोस की बात है कि मैं केवल 3 ही चुन सकता हूँ। भरते हुए जियाओ मिंग ने उन्हें एक एक करके जांचा। आखिरकार उसने एक औषधीय जड़ी बूटी चुनी जिसका शरीर पन्ना जैसा था, जिसके ऊपर एक जैड जैसा फल था, किंगफेई फल। जियाओ मिंग के हाथ में वस्तु को देखकर एल्दहो ने अपनी भौहें उठाईं। हालांकि यह चीज़ सीधे डू सम्राट को जहर दे सकती है, लेकिन ये गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अच्छी नहीं है। आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? अपनी वर्तमान ताकत के साथ क्या आपको अभी भी डू सम्राट को जहर देने की ज़रूरत है? जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, एल्दहो को अचानक जियाओ यीजियान का ख्याल आया, जिसके पास शोकपूर्ण जहर शरीर था, और समझ गया कि जियाओ मिंग ने इसे किसके लिए चुना था। ये सोचकर कि उनका शिष्य कितनी जल्दी परिपक्व हो गया, उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। जियो मिंग, जिसने एक औषधीय जड़ी बूटी चुनी थी, जड़ी बूटियों की खोज जारी नहीं रखी, बल्कि औषधीय जड़ी बूटियों वाली भंडारण अंगूठी को नीचे रख दिया और दूसरी अंगूठी को देखा, और एक पल बाद उसके हाथ में 2 अलग अलग रंग के स्क्रॉल थे। एक अजीब भूरा सफ़ेद रंग का था। स्क्रॉल पर एक छोटी सी पंक्ति लिखी हुई थी, जिस पर लिखा था, जहर विशेषता की मध्यवर्ती DQ विधि, नेदर जहर विधि। दूसरा हरा रंग का था। स्क्रॉल पर 3 बड़े शब्द लिखे थे, ग्रीनवुड कीमिया कैनन। जियो मिंग को चुनते हुए देखकर सुकियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये D क्लास Q विधि जिसे आपने चुना है, वह इस बार हमारे द्वारा काटी गई उच्चतम श्रेणी की Q विधि है। यह 8 गेट्स के नीलामी गोदाम में मिली थी, और यह अगली वस्तु होनी चाहिए थी जिसे वे नीलामी के लिए रखते। अगर ये तथ्य न होता कि हमारी अकादमी में कोई भी एल्डर नहीं है जो जहर विशेषता है, तो यह संभव है कि यह अब आपके लिए चुनने के लिए उपलब्ध न होती। उसकी तुलना में ये ग्रीनवुड कीमिया कैनन बहुत घटिया है। ये सिर्फ एक कीमियागर के नोट्स हैं। क्या आप इसे किसी और चीज़ से बदलना नहीं चाहते? कोई ज़रूरत नहीं। समय समय पर दूसरे कीमियागरों के ज्ञान को आत्मसात करना मेरे लिए कुछ काम का हो सकता है, जियाओ मिंग ने कहा। जियाओ मिंग में QE विधियों या डू तकनीकों की कमी नहीं थी। हालांकि जियानान अकादमी द्वारा जब्त की गई चीज़ें बहुत थीं, लेकिन वे उसके लिए बहुत आकर्षक नहीं थीं। जब सुकियान ने यह सुना तो उसने कुछ नहीं कहा, और मेज से स्टोरेज रिंग को वापस लेने के बाद उसने उसे एक और स्टोरेज रिंग थमा दी। अकादमी चाहती है कि आप आपात स्थिति के लिए कुछ 6ठी स्तरीय गोलियां परिष्कृत करें। यहाँ औषधीय तत्व हैं और इसमें आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपकी फीस है। जियाओ मिंग ने स्टोरेज रिंग ली और अपनी आत्मा शक्ति के साथ एक स्कैन करके उसने पाया कि स्टोरेज रिंग को छोड़कर अंदर कुछ औषधीय तत्व थे। जियाओ मिंग ने कहा, मास्टर की आत्मा शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। अब वह 6ठे स्तर के कीमियागर में प्रवेश कर चुके होंगे। क्या मास्टर इन गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकते? अध्याय 186, शिशु स्वर्गीय ज्वाला अनुकरण। हालांकि मैं वास्तव में 6ठी श्रेणी के कीमियागर तक पहुंच गया हूं, मेरी सफलता दर तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है, और चूंकि मैं जल्द ही डू पूर्वज तक पहुंचने के लिए एकांतवास में रहूंगा, इसलिए मेरे पास गोलियां परिष्कृत करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। जिस समय की बात कर रहा हूं, उस समय के दौरान मैं एकांतवास में रहूंगा। तुम कीमिया विभाग का नेतृत्व करोगे। एल्दहो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और संकुचित आंखों से कहा, मैं गोलियां परिष्कृत कर दूंगा, लेकिन कीमिया विभाग का नेतृत्व करने का यह मामला, चलो इसे भूल जाते हैं। जियाओ मिंग कांप उठा और जल्दी से मना कर दिया। उसे ऐसे परेशानी भरे मामलों से निपटना पसंद नहीं था। जियाओ मिंग को देखकर जो बार बार अपना सिर हिला रहा था, एल्दहो कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था।
कीमिया विभाग के एक एल्डर और छठे दर्जे के कीमियागर के रूप में जियाओ मिंग अपने एकांतवास के बाद कीमिया विभाग का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति थे, लेकिन दुर्भाग्य से जियाओ मिंग को ऐसे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है, अगर आप खुद इसका ख्याल नहीं रखना चाहते हैं तो मैं दूसरे एल्डर्स को ऐसा करने दूंगा। तो अगर कुछ और नहीं है तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? जियाओ मिंग ने खड़े होते हुए कहा। उसे डर था कि एल्डर हो अपना मन बदल लेंगे। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एल्डर हो ने अपनी आंखें घुमाई और उसके बगल में खड़े हो गए। सुकियान को अलविदा कहने के बाद वे दोनों अध्ययन कक्ष से बाहर चले गए। जैसे ही वे दोनों सड़क पर चले गए, एल्डर हो की सफ़ेद दाढ़ी को देखकर जियाओ मिंग भावुक हो गया। अचानक उसने एल्डर हो से कहा, वैसे मास्टर, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये कहने के बाद उसने अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई और उसके हाथ में सफ़ेद रंग की आत्मा प्रकट हुई। जैसे ही आत्मा प्रकट हुई, वह खुशी से नाचने लगी और अंत में एल्डर हो की निगाह के नीचे अचानक उसके शरीर के सामने लटकी हुई एक छोटी नीली लौ उगल दी। क्या ये समुद्री हृदय की लौ की आभा है? एल्डर हो ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, और जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली और इनकार कर दिया। नहीं, यह आभा बहुत कमज़ोर है, यह मूल जैसी नहीं है, लेकिन इसमें मूल स्रोत का एक अंश है। ये सी हॉट फ्लेम की शिशु ज्वाला है न? शिशु ज्वाला को विभाजित करने का कार्य स्वर्गीय ज्वाला को नुकसान पहुंचाएगा और इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। हे, जैसा कि मास्टर से उम्मीद थी, ये वास्तव में शिशु सी हॉट फ्लेम है जिसे मैंने विभाजित किया है। हालांकि यह शिशु ज्वाला असली सी हॉट फ्लेम जितनी शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह साधारण जानवर की ज्वाला से बहुत बेहतर है और इस शिशु ज्वाला को परिष्कृत करना बहुत कम खतरनाक है। समय के साथ शिशु ज्वाला अधिक से अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। मुझे याद है कि मास्टर अब 7वें दर्जे के जादुई जानवर की ज्वाला का उपयोग करता है न? आप इसे इस लॉ से बदल सकते हैं मास्टर। जियो मिंग मुस्कुराया और एल्डर हो ने स्वर्गीय लॉ के क्षतिग्रस्त होने के बारे में जो कुछ कहा उसे कोई महत्व नहीं दिया। उसकी राय में ये क्षति इसके लायक थी। अगर हान फैंग को पता होता कि जियो मिंग ने सी हॉट फ्लेम के साथ ऐसा कुछ किया है जिसे वह बहुत संजोकर रखता है, तो वह उसे थकावट तक शाप देता। जियो मिंग ने पहले ही स्वर्गीय लॉ को विभाजित कर दिया था, इसलिए एल्डर हो के लिए अपना विचार बदलने की कोशिश करना स्वाभाविक रूप से बेकार था। इसलिए उसने अपनी आस्तीन हिलाई और एक विशेष जेड बोतल निकाली। साफ सुथरे ढंग से उसने शिशु लॉ को जेड बोतल में रखा। ... जब वह अपने छोटे से आंगन में लौटा तो जियो मिंग ने पाया कि जियान जाने कहाँ चला गया था और जियो ही जियान को हॉल में अकेला छोड़ गया था। टेबल के पास एक सीट पर बैठी जियो ही जियान ने अपना एक हाथ अपने गाल पर दबाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रही है। अपनी खास सफ़ेद पोशाक में उसका रूप बेहद आकर्षक था। जब उसने सुना दरवाजे की आवाज़ सुनकर वह मुड़ी और उसकी हरी आंखें तुरंत चमक उठीं, जबकि उसके चेहरे पर एक मार्मिक मुस्कान दिखाई दी। जियाओ यी जियान के पास जाकर उसका अभिवादन करने के बाद जियाओ मिंग ने जहर गुण मध्यवर्ती डीक्यू विधि निकाली जो उसने पहले प्राप्त की थी और उसे दे दी। यह एक डीक्यू विधि है, आपको ये कहाँ से मिली? जियाओ यी जियान पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जियाओ मिंग ने उसे क्या दिया था तो उसका चेहरा तुरंत आश्चर्य में बदल गया। मैंने इसे तब चुना जब फर्स्ट एल्डर ने मुझे अभी बुलाया। जियाओ मिंग उसके बगल में बैठ गया और खुद के लिए एक कप चाय बनाई। इसे पीने के बाद उसने किंग फेई फल निकाला और जियाओ यी जियान को दे दिया। ये चीज़ किंग फेई फल है, ये बहुत जहरीला है, इसे अच्छी तरह से रखें। जियान को इसे गलती से खाने न दें, नहीं तो उसका बहुत बुरा समय आ जाएगा। जियाओ मिंग के शब्द कोई मजाक नहीं थे। किंग फेई फल अपने हरे रंग के रूप में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा था। एक जहर होने के नाते यह एक प्राकृतिक छलावरण था और एक विशेष सुगंध के साथ आया था, और जियान के चरित्र के साथ वह वास्तव में इसे चखने के लिए एक टुकड़ा ले सकती थी। जियाओ यी जियान ने सिर हिलाया और महसूस किया कि उसके सामने किंग फेई फल बहुत लुभावना लग रहा था और उस पर एक मजबूत आकर्षण था, इसलिए उसने जल्दी से इसे क्यूई विधि के साथ अपने मध्यवर्ती स्तर की आग लाल भंडारण अंगूठी में डाल दिया। नीदर जहर विधि एक मध्यवर्ती डीक्यूई विधि है जो कि जिसे तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आगे बढ़ो और इसे बदल दो। महम। जियो यी जियान ने खुशी से अपना सिर हिलाया और उसे एक खूबसूरत मुस्कान दी। इस बार ज़्यादा देर तक रुके बिना वह जल्दी से हॉल से बाहर निकल गई और अपने कमरे में लौट आई। वह केवल जियो मिंग की वापसी का इंतजार करने के लिए हॉल में आई थी। जियो मिंग भी अपने कमरे में लौट आया और उसने ग्रीनवुड कीमिया कैनन निकाला जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था और उसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा। थोड़ी देर तक इसे पढ़ने के बाद जियो मिंग ने अपने हाथ में कीमिया कैनन रख दिया। मैं लगभग भूल ही गया था, इतने दिनों के एकांतवास के बाद मुझे सिम्युलेटर में एक और मौका मिलना चाहिए। सिम्युलेटर। जैसे ही जियो मिंग ने अपने मन में धीरे से चिल्लाया, एक बेहद मशीनी आवाज़ अचानक सुनाई दी। डिंग। ये पता चला है कि मेजबान को एक बार अपने जीवन का अनुकरण करने का मौका मिला है, क्या तुम सिमुलेशन शुरू करोगे?
सिम्युलेटर शुरू करो। डिंग, सिमुलेशन की वर्तमान संख्या 1 है। सिमुलेशन शुरू करना। दिन 1, आपने अपना रिट्रीट समाप्त किया और अपने कमरे से बाहर आए। आप परिचित जियाओ यीजियान और जी यान से मिले और कुछ क्षणों के लिए उनके साथ बातचीत की, जिसके बाद आप इन अकादमी के चारों ओर टहलते रहे। आप जियानान अकादमी के पहले एल्डर के अध्ययन से लौटे और जियाओ यीजियान को एक इंटरमीडिएट डीक्यूई विधि, नीडर पॉइजन विधि, दी। दिन 2, आपने 3 घंटे तक ग्रीनवुड कीमिया कैनन का अध्ययन किया। कीमिया कैनन में आपने कई अजीबोगरीब विचार पढ़े और कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की। कुछ विचार करने के बाद आपने अपनी खुद की 5वीं स्तरीय उपचार गोली, ग्रीनवुड गोली बनाई, जो 6ठी स्तरीय गोली से थोड़ी कम प्रभावी है, लेकिन बनाने में बहुत कम कठिन है। हालांकि आप इससे बहुत संतुष्ट नहीं हैं। दिन 3, आप एकांत में जाते हैं और गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करते हैं। भंडारण रिंग से कोल्ड मैरो ट्विग, क्लाउड पैटर्न घास, फायर ड्रैगन फ्रूट, ग्रीनवुड सेलेस्टियल वाइन और अन्य औषधीय सामग्री निकालते हैं। दिन 45, आप एक दिन के लिए साधना करते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी साधना में सुधार हुआ है। दिन 46, आपने जियो यीजियान, जिसके पास शोकपूर्ण विष शरीर है, और किंगलिन, जिसके पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स हैं, को उनकी साधना के बारे में निर्देश दिया, और उन दोनों को देखते हुए, जिनके क्षेत्र बहुत बढ़ गए हैं, आपने एक बार फिर विशेष काया के आतंक पर चुपके से आह भरी। दिन 47, आप आउटर अकेडमी जाते हैं, जहां आप हुजिया से मिलते हैं और आप दोनों थोड़ी देर के लिए बातचीत करते हैं। दिन 48, आप जी यान को ब्लैक स्पिरिट क्रिस्टल फ्रूट को परिष्कृत करने में मदद करते हैं। दिन 79, अपने कीमिया कौशल को बेहतर बनाने के लिए आपने फिर से शांत सागर भंडारण रिंग की सावधानीपूर्वक खोज की, कीमिया से संबंधित पुस्तकों की खोज की, और शांत सागर भंडारण रिंग के अंदर आपको बहुत सारी अपरंपरागत गोली की रेसिपी मिली, और बोतलों और जार के झुंड के बीच आपको एक 7वीं स्तरीय गोली, यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली मिली। दिन 100, जियाओ यीजियान को डू स्पिरिट तक पहुंचते हुए देखने के बाद आपको लगता है कि समय आ गया है, और आप उसे नेदर पॉइजन फ्लेम खोजने के लिए ले जाने का फैसला करते हैं। दिन 270, कुछ समय की खोज के बाद आप अंततः मानचित्र पर दर्ज जगह पाते हैं, जहां आपको घातक विष वाले अनगिनत जहरीले जीव दिखाई देते हैं। दिन 280, आपने नेदर पॉइजन फ्लेम पर कब्जा कर लिया है, जिसमें पहले से ही कमजोर आध्यात्मिक बुद्धि है, और इसे विघटित कर दिया है, जिससे केवल मूल स्रोत ही बचा है। दिन 281, जियाओ यीजियान इसे सफलतापूर्वक निगल लेती है, लेकिन वह कोमा में चली जाती है, और आप देखते हैं कि उसकी ताकत बढ़ने लगती है। दिन 291, आप जियाओ यीजियान को 9 सितारा डू स्पिरिट तक पहुंचते हुए देखते हैं और आप चिंतन में डूब जाते हैं। दिन 301, आप जियाओ यीजियान को डू किंग तक पहुंचते हुए देखते हैं और आप चिंतन में डूब जाते हैं। अध्याय 187, विरासत क्रिस्टल। दिन 311, आप जियाओ यीजियान को 3 सितारा डू किंग में सफलता प्राप्त करते देखते हैं और आप चिंतन में पड़ जाते हैं। दिन 321, आप जियाओ यीजियान को 6 सितारा डू किंग में सफलता प्राप्त करते देखते हैं और आप चिंतन में पड़ जाते हैं। दिन 331, जियाओ यीजियान 9 सितारा डू किंग में सफलता प्राप्त करते हैं। आप पहले से ही सुन्न हो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप ग्रीनवुड कीमिया कैनन पढ़ना शुरू करें। दिन 341, जियाओ यीजियान डू सम्राट तक पहुंचती है और जाग जाती है। आप इससे सुखद आश्चर्यचकित होते हैं और बातचीत के बाद आपको पता चलता है कि वह पहले से ही अपने विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करने में सक्षम है, इसलिए आप अपनी चीजें इकट्ठा करते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिन 351, जियो यीजियान के साथ बैठे हुए आप देखते हैं कि उसकी आभा बढ़ती है और उसकी ताकत दूसरे तारे को तोड़ती है। आप आश्चर्य में अपना मुंह खोलते हैं क्योंकि वह आपको गले लगाती है और एक हंसी निकालती है। दिन 392, आप किंगलिन को कुछ समय के लिए अध्ययन करने के लिए स्काई सरपेंट हवेली में भेजते हैं। दिन 400, आप कुछ समय के लिए साधना करते हैं और आपको लगता है कि आपकी साधना का स्तर पहले से ही बहुत स्थिर है। आप जियानान अकादमी के पहले एल्डर से बात करते हैं, अकादमी की स्वर्गीय लॉ को अपने हाथों में स्वर्गीय लॉ के लिए बदलने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। हालांकि पहले एल्डर बहुत रुचि दिखाते हैं, स्वर्गीय लॉ को निकालने से खुद की मियागर को बहुत नुकसान होगा, इसलिए पहले एल्डर सुकियान थोड़ा हिचकिचाते हैं, कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि आप उन्हें इसके बारे में सोचने देंगे। दिन 400, आपके जाने के बाद पहले एल्डर सू ने चुपके से आपके गुरु एल्डर हुओ को बताया, जो बहुत क्रोधित हुए और सीधे आपके निवास पर चले गए। आपके आंगन के बाहर आप और वह संयोग से मिले, और जब आपने अपने गुरु को आते देखा तो आप उनकी ओर चले गए और गलती से एक चींटी को कुचल कर मार डाला। दिन 401, आपने अपने गुरु एल्डर हुओ और प्रथम एल्डर सुकियान को मना लिया और गिरे हुए हृदय की ज्वाला को नियंत्रित करने के तरीके पर चर्चा शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले वे आपके लिए एक बर्तन लेकर आए ताकि आप उसमें पर्याप्त मात्रा में हृदय की ज्वाला डाल सकें।
दिन 861, आपने 7वीं श्रेणी की गोली डोम किंग गोली को परिष्कृत किया है। दिन 990, आप स्काई सरपेंट साम्राज्य की यात्रा करते हैं और किंग लिन से मिलते हैं। कुछ पूछताछ के बाद आपको पता चलता है कि किंग लिन यहाँ अच्छा कर रही है और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है, और उसने जो स्काई सरपेंट सीक्रेट कोड विकसित किया है वह एक हाई DQE विधि भी है जो आपको बहुत पसंद है। दिन 991, आप स्काई सरपेंट हवेली के चारों ओर घूमते रहे और अपने रास्ते में आप कई शक्तिशाली महिलाओं से मिले जो आप में रुचि रखती थीं। दिन 1111, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहुत सी जगहों पर घूमने के बाद आप सेंट्रल प्लेन्स की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए आप अपने समूह को निकटतम स्पेस होल के स्थान पर ले जाते हैं। दिन 1130, आपने अपनी फीस का भुगतान किया और स्पेस होल में प्रवेश किया। दिन 1140, आपने एक अंतरिक्ष तूफान का सामना किया जिसमें आप, जियाओ इजियान और जियान बिखर गए और आप बेहोश हो गए। दिन 1200, आप अपने कोमा से जागे और पाया कि एक बेहद कामुक और कामुक महिला डू सम्राट आपके ऊपर सवार थी, और इतने हंगामे के बाद आपको अपनी वर्तमान स्थिति का पता चला। महिला के अनुसार वह आपकी रक्षक थी क्योंकि वह वही थी जिसने आपको सबसे पहले सड़क पर एक खाई में उठाया था। पहले तो वह आपके साथ कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपको साफ करने के बाद उसने पाया कि आप बेहद खूबसूरत हैं, इसलिए वह आपके शरीर का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस पर आप अवाक होकर आसमान की ओर देखते हैं। दिन 1201, आपको पता चलता है कि आपकी अंगूठी गायब है, और कुछ पूछताछ के बाद आपको पता चलता है कि आपकी अंगूठी तब गायब हो गई थी जब महिला डू सम्राट ने आपको उठाया था, और कुछ जांच के बाद आपको स्टार रिंग पर आपके द्वारा छोड़ी गई आत्मा की छाप नहीं मिलती है। दिन 1204, आपने महिला डू सम्राट को उसकी कड़वी विनती के बावजूद छोड़ दिया, और कुछ पूछताछ के बाद आपको पता चला कि आप वास्तव में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से दक्षिणी आकाशीय साम्राज्य में पहुंच गए थे। दिन 1604, आप पर एक रहस्यमय व्यक्ति ने हमला किया और अचानक पकड़े जाने के कारण आप गंभीर रूप से घायल हो गए। अंतिम उपाय के रूप में आपने अपनी ताकत बढ़ाने और अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटाने के लिए गुप्त तकनीक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल किया, लेकिन आपके घाव गंभीर हो गए। दिन 1605, आपको हॉल ऑफ सोल से एक स्काई ग्रेड प्रोटेक्टर का सामना करने का बहुत बुरा सौभाग्य मिला, जिसने ये देखकर कि आपके पास एक शक्तिशाली आत्मा है और आप बुरी तरह से घायल हैं, उसके बुरे इरादे थे। आप उससे निपटने के लिए फॉलन हॉट फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा पक्ष अस्थायी रूप से पीछे हट जाता है। दिन 1606, हॉल ऑफ सोल से 2 हेवन ग्रेड प्रोटेक्टर्स आपका पीछा करते हैं और आप पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि आपके पास 10,000 बीस्ट फ्लेम, साथ ही ग्रीन कोर लोड्स फ्लेम को विस्फोट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जिसने दूसरे पक्ष को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दिन 1610, आप फिर से हॉल ऑफ सोल्स के लोगों से मिले। इस बार जो व्यक्ति आया वह हॉल ऑफ सोल्स का एक माननीय एल्डर था। आपको पकड़ लिया गया और हॉल ऑफ सोल्स के एक शाखा हॉल में ले जाया गया जो बहुत नज़दीक था। दिन 1611, माननीय एल्डर ने आपको बहुत महत्व दिया और आपको हॉल ऑफ सोल्स में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन आपने मना कर दिया। दिन 1711, कालकोठरी में कैद हॉल ऑफ सोल्स के माननीय एल्डर, जिन्हें आपने लंबे समय से नहीं देखा था, ने आपसे फिर से पूछा कि क्या आप आत्मसमर्पण करेंगे। आपने उन्हें दो टूक जवाब दिया कि आपको कुत्ता बनने की आदत नहीं होगी। दिन 1712, तुम मर चुके हो। सिमुलेशन का अंत, प्रतिभा आइटम का चयन किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध स्काई सरपेंट सीक्रेट कोड, यिन यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल, चींटी लाश। जियाओ मिंग, इस समय जियाओ मिंग को वास्तव में नहीं पता था कि क्या कहना है। वह एक पल के लिए चुप हो गया और अंत में उसका मुंह थोड़ा सा खुला जिसमें से एक थकी हुई आवाज आई। सिम्युलेटर, मैं स्काई सरपेंट सीक्रेट कोड चुनता हूँ। जैसे ही उसके शब्द निकले, जियाओ मिंग के शरीर के सामने हरी रोशनी का एक बादल तेजी से दिखाई दिया और कुछ सेकंड बाद हरी आभा धीरे धीरे गायब हो गई। अंत में उसके सिर के आकार का एक हरा क्रिस्टल बॉल दिखाई दिया। क्रिस्टल बॉल हवा में लटकी हुई थी और क्रिस्टलीय थी, और नंगी आंखों से कोई केवल ये देख सकता था कि क्रिस्टल अनगिनत रहस्यमय रूनों से भरा हुआ लग रहा था जो बेहद जादुई लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्काई सरपेंट सीक्रेट कोड वास्तव में इनहेरिटेंस क्रिस्टल के माध्यम से निकाला गया था। अपने सामने पारदर्शी इनहेरिटेंस क्रिस्टल को देखते हुए, जो एक अजीब हरी रोशनी उत्सर्जित करता था, जियाओ मिंग का बुरा मूड गायब हो गया और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। इनहेरिटेंस क्रिस्टल सामान्य क्यूई विधि स्क्रॉल से अलग था क्योंकि इसमें न केवल क्यूई विधि का सरल संचलन पथ था, बल्कि कुछ लोगों की अंतर्दृष्टि, राय और यहाँ तक कि सुधार भी थे जिन्होंने पहले से क्यूई विधि सीखी थी। ये कहा जा सकता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति इनहेरिटेंस क्रिस्टल प्राप्त कर लेता है तो उसे संचारित की जा रही तकनीक की एक अद्वितीय समझ होगी। इस प्रकार का इनहेरिटेंस क्रिस्टल हमेशा कुछ महान शक्तियों की नींव रहा है और इसे प्रत्यक्ष वंश के अलावा किसी और द्वारा नहीं देखा जा सकता था। ये पहली बार भी था जब जियाओ मिंग ने इनहेरिटेंस क्रिस्टल की उपस्थिति देखी थी।
इनहेरिटेंस क्रिस्टल लेने के बाद जियाओ मिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मा की शक्ति को उसमें डुबो दिया। जैसे ही उसकी आत्मा की शक्ति क्रिस्टल बॉल में प्रवेश करती है, जियाओ मिंग का शरीर कांपने लगता है और उसके सिर में एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि ज्वार की लहर की तरह सूचनाओं का एक विशाल प्रवाह लगातार जियाओ मिंग के दिमाग में उमड़ता रहता है। बस एक पल बाद जियाओ मिंग की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्काई सरपेंट सीक्रेट कोड सिर्फ क्यूई विधि से अधिक का संदर्भ देगा, इसमें डू तकनीक का भी भरपूर समर्थन है और यहाँ तक कि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स के बारे में भी उचित मात्रा में ज्ञान है। अब शायद किंग लिन को स्काई सरपेंट हवेली भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्याय 188 यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली। किंग लिन को स्काई सरपेंट मैंशन में भेजने का उद्देश्य बस उसे तेजी से विकसित करना था। दूसरी ओर वह वास्तव में ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतलियों के बारे में पहले से ज़्यादा नहीं जानता था। अब स्काई सरपेंट सीक्रेट कोड के साथ चीज़ें बहुत आसान होंगी और क्यूई विधि और उसकी खेती की दिशा के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जियानान अकादमी में किंग लिन को छोड़कर जियानान अकादमी की फॉलन हॉट फ्लेम के साथ वह और भी तेज़ी से विकसित हो सकेगी। हालांकि अगर स्काई सरपेंट मैंशन को पता चलता है कि उनका स्काई सरपेंट सीक्रेट कोड मेरे हाथों में आ गया है, तो मुझे डर है कि कुछ परेशानी होगी। ये सोचकर जियो मिंग को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। अगर सिम्युलेटर ने स्वर्गीय खजाने को चुना तो ये ठीक था, आखिरकार कोई भी ऐसी चीज़ों का दावा नहीं करेगा। लेकिन अन्य ताकतों की क्यूई विधियां और डू तकनीकें ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें इस्तेमाल करते ही आसानी से पहचाना जा सकता था। इसका एक उदाहरण स्वर्गीय हंस के 9 स्तरीय पंख, 3 जानवरों का बर्बर कौशल और ज्वाला निर्माण कौशल होगा जो जियाओ मिंग ने पहले प्राप्त किया था। ये एक संप्रदाय के लिए अद्वितीय कौशल थे और यदि अन्य लोग उन्हें पहचानते हैं तो वे निस्संदेह जल्दी से उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। गोल्डन गीज संप्रदाय, मुलान घाटी, साथ ही दानव ज्वाला घाटी जैसी ताकतें स्वाभाविक रूप से जियाओ मिंग की नज़र में नहीं थीं। हालांकि स्काई सरपेंट हवेली में उच्च सितारा डू पूर्वज थे और शायद वहां छिपे हुए डू वेनरेट्स भी हो सकते थे, जिसने अनिवार्य रूप से जियाओ मिंग को थोड़ा सतर्क कर दिया। हालांकि जियाओ मिंग फिर भी इसे चुनता। आखिरकार उसने कुछ भी नहीं चुराया या लूटा था और जो कुछ भी उसे मिला वह सिम्युलेटर से प्राप्त हुआ था। अगर उसके सामने अच्छी चीज़ें दिखाई देती तो वह उन्हें क्यों नहीं लेता। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ मिंग ने इन बातों को अपने पीछे रख दिया। जब मेरे दरवाजे पर दस्तक होगी तब मैं इस बारे में फिर सोचूंगा। किंग लिन के लिए एक प्रशिक्षण योजना के बारे में ध्यान से सोचने के बाद जियाओ मिंग ने इनहेरिटेंस क्रिस्टल को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया और वापस आने पर किंग लिन को देने की योजना बनाई। जियाओ मिंग, जिसने इनहेरिटेंस क्रिस्टल को अपनी स्टोरेज रिंग में रखा था, ने कुछ देर तक सेरेंसी स्टोरेज रिंग में सावधानी से खोजबीन की। कुछ क्षण बाद जियाओ मिंग के हाथ में एक छोटा हथेली के आकार का ठंडा जेड बॉक्स दिखाई दिया। बॉक्स का रंग हल्का सफ़ेद था, जिसके चारों ओर एक हल्की सफ़ेद ठंडी आभा थी। जियाओ मिंग जानता था कि यह सबसे बढ़िया ठंडा जेड था जो ठंडी आभा को बनाए रख सकता था। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जियाओ मिंग ने सावधानी से बॉक्स का ढक्कन उठाया और तुरंत एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अचानक सुनहरी रोशनी ने पूरे कमरे को सीधे रोशन कर दिया। जियाओ मिंग ने सुनहरी रोशनी के कारण अपनी आंखें बंद नहीं कीं। उसकी नज़र बॉक्स के केंद्र पर थी, जहां एक ड्रैगन की आंख के आकार की एक सुनहरी गोली चुपचाप उसमें रखी हुई थी। गोली की सतह बेहद गोल थी। गोली के अंदर चारों ओर सुनहरी हवा की 2 धाराएं बह रही थीं, कभी कभी उसमें से बाहर निकल रही थीं, और जब कोई ध्यान से देखता था तो सुनहरी हवा की धाराएं वास्तव में 2 छोटे सुनहरे दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो जाती थीं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ते थे, और ड्रैगन की दहाड़ की सूक्ष्म ध्वनि धीरे धीरे हवा के कंपन के माध्यम से फैलती थी, जिससे व्यक्ति की आत्मा ड्रैगन के दमन के तहत अनजाने में कांप उठती थी। जैसे ही उसने गोली के अंदर देखा जहां क्यूई ड्रैगन के रूप में संघनित हो गई थी, जियाओ मिंग ने एक गहरी सांस ली। एक गोली की क्यूई एक आत्मा में संघनित हो रही थी, एक ऐसा दृश्य जो केवल 7वें स्तर और उससे ऊपर की गोलियों में ही हो सकता था। ये सिम्युलेटर में वर्णित यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली होनी चाहिए। जियाओ मिंग को यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली के बारे में कुछ समझ थी। इस गोली को 7वें स्तर की गोली के रूप में वर्गीकृत किया गया था और यह याओ लाओ द्वारा बनाई गई गोली थी। इस गोली को बनाने के लिए सबसे पहले ड्रैगन प्रकार के जादुई जानवरों के 2 मॉन्स्टर कोर की ज़रूरत थी जो 7 दिनों से ज़्यादा समय से मरे नहीं थे, और मॉन्स्टर कोर का स्तर कम से कम 6ठे स्तर का होना चाहिए था। जब गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत हो जाती है तो आकाश में एक दृश्य दिखाई देगा जिसमें 2 ड्रैगन आत्माएं, एक यिन और एक यांग, औषधीय कड़ाही से बादलों तक उठती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, अंत में गोली के शरीर में संघनित होती हैं। यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली का प्रभाव सीधे ताकत बढ़ाना नहीं था, बल्कि टूटने के बाद खड़े होने की अनुमति देना था। यदि कोई इस यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली को लेता है तो जब कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है या उसका जीवन एक धागे से लटक रहा होता है, अगर वह काफ़ी भाग्यशाली होता है,
तो ये गोली उसे टूटने और खड़े होने का अवसर देगी। तथाकथित टूटने के बाद खड़े होना अतीत के बंधनों को तोड़ना था, ताकि कोई खुद को, चाहे शरीर, आत्मा या यहाँ तक कि डुक्यूई में, उच्च स्तर पर बदल सके। इसके अलावा इस गोली का एक और काम भी था, यानी अगर कोई यिन यांग मिस्टीरियस ड्रैगन गोली निगल लेता है तो इस बात की थोड़ी संभावना थी कि वह इस पतली ड्रैगन क्यूई को अपने अंदर समाहित कर सकेगा। इसमें ड्रैगन स्पिरिट की ध्वनि तरंगें समाहित थीं। आत्मा शरीरों के लिए इसका बहुत बड़ा मारक प्रभाव था, इसलिए अगर भविष्य में किसी शक्तिशाली आत्मा शरीर का सामना करना पड़े तो यह उनके खिलाफ एक जानलेवा हथियार होगा। जिसके बारे में बात करते हुए जियाओमिंग का आत्माओं के खिलाफ एकमात्र हमला फॉलन हॉट फ्लेम था। इसे उसका एक दोष माना जाता था, और अगर वह इस ड्रैगन क्यूई को समाहित कर सकता था तो वह इस दोष की थोड़ी भरपाई कर सकता था। यह अच्छी बात है, इसे अभी निगल लेना बेहतर है। इस तरह सोचते हुए जियाओमिंग ने इसे ले लिया और कमरे में सुनहरी चमक अचानक गायब हो गई। यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली को अपनी हथेली में पकड़े हुए जियाओमिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया। इससे पहले कि वह उसे चबा पाता, सुनहरी गोली एक गर्म धारा में बदल गई और उसके गले के माध्यम से उसके शरीर में बह गई। गर्मी का प्रवाह उसके शरीर में बाढ़ की तरह था। जियाओमिंग ने कुछ नहीं किया और पलक झपकते ही गर्मी का बाढ़ जैसा प्रवाह स्पंज में प्रवेश करने वाले पानी की तरह था, धीरे धीरे अवशोषित होता रहा जब तक कि वह अंततः पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। कोई भी व्यक्ति जो इस गोली को बिना विवरण जाने निगल लेता, शायद सोचता कि उसने नकली गोली निगल ली है। जियाओमिंग ने अपने शरीर में छिपी हुई डुक्यूई को महसूस किया और अपने दिल में काफी उत्साह महसूस किया। यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली की औषधीय शक्ति छिपी हुई थी। छिपी हुई का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जब तक उसे आधा मरा हुआ नहीं पीटा जाता तब तक गोली मूल रूप से बेकार होगी। जियाओमिंग की दिलचस्पी नष्ट करने और निर्माण करने के प्रभाव में नहीं थी, बल्कि इसमें मौजूद ड्रैगन क्यूई में थी। ड्रैगन क्यूई को निकालने के लिए डुक्यूई के बेहद तेज परिसंचरण की आवश्यकता थी, और अगर वह डुक्यूई को शामिल करने में कामयाब हो जाता तो एक अजीब हरकत होती। अभी ये कमरा ड्रैगन क्यूई निकालने के लिए सही जगह नहीं थी, इसलिए जियाओमिंग उठकर कमरे से बाहर निकल गया और हॉल में चला गया। ये देखकर कि जियाओ यीजियान अभी भी अपने कमरे में एकांत में थी, उसने एक विचार के साथ अपनी पीठ पर अपने चांदी के पंख प्रकट किए और एक हल्के कंपन के साथ वह हॉल से गायब हो गया। जब जियाओमिंग फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक पहाड़ पर एक चट्टान पर पहुंच चुका था। जियाओमिंग के नियंत्रण में चट्टान के शीर्ष पर क्रॉस लेग बैठे हुए उसके शरीर में डुक्यूई एक तेज बहती झील की तरह उसके मेरिडियन के माध्यम से गरजने लगा। जैसे जैसे उसके शरीर की डुक्यूई की गति बढ़ती गई, जियाओमिंग के शरीर में एक हल्का लाल धुंध भरने लगा, जो उसके शरीर की डुक्यूई के तीव्र परिसंचरण के कारण हुआ था। उसके चारों ओर एक छोटी ऊर्जा धुंध जमा हो गई। जियाओमिंग की आंखें कसकर बंद थीं, और जैसे जैसे उसके शरीर में डुक्यूई हिंसक रूप से प्रसारित हुई, अंत में उसे कुछ अजीब तीखी आवाज़ें सुनाई देने लगीं और उसके मेरिडियन से एक हल्का धड़कता हुआ दर्द आया। हालांकि जिस क्षण जियाओमिंग अपनी सीमा पर पहुंच गया, उसके शरीर के अंदर तेजी से घूम रही डुक्यूई जोर से हिल गई और अजीब ऊर्जा की एक धारा आखिरकार बाहर निकल गई। अजीब ऊर्जा की यह धारा उसके मेरिडियन से बाहर निकलने के बाद सीधे जियाओमिंग के गले की ओर बढ़ी, जैसे कि उसे किसी तरह के खिंचाव से खींचा जा रहा हो। इस समय उसके कसकर भीगे हुए दांतों को एक अजीब ऊर्जा ने जबरन छेद दिया और एक अजीब सी ध्वनि तरंग, जिसमें किसी तरह की आत्मा का कंपन था, जियाओमिंग के मुंह से निकली। दहाड़ दूर के आकाश में उड़ते हुए जादुई जानवरों का एक समूह जो गुजर रहा था, आकाश से ऐसे गिरा जैसे कि उन्हें बल से मारा गया हो। ये हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण उड़ते जादुई जानवरों के समूह को देखते हुए जियाओमिंग के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। केवल ड्रैगन क्यूई का उपयोग करने से यह प्रभाव होता है। अगर मैं इसे डू तकनीक सॉन्ग ऑफ द स्नो ड्रैगन के साथ डालूं तो एक डू पूर्वज भी एक पल के लिए भ्रमित हो जाएगा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। अध्याय 189 इरादे त्यागपत्र। किंगलिन इन अकादमी में बहुत अच्छा समय बिता रही थी। हर सुबह जब वह उठती तो वह अभ्यास करने के लिए जियाओ यीजियान से मिलती, फिर वह अपनी डू तकनीक में महारत हासिल कर लेती, जबकि जियाओ यीजियान ज्यादातर अपने जहर को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करती। कुछ समय पहले जियाओमिंग ने आकर उसे स्काई सरपेंट सीक्रेट कोड के साथ इनहेरिटेंस क्रिस्टल दिया था। जियाओमिंग से विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद किंगलिन खुशी से उछलने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उसने इसे बाहर से नहीं दिखाया, लेकिन अंदर से उसे लगा कि उसकी साधना की गति उसकी बहन जियानर की तुलना में नहीं हो सकती, जो बहुत कम समय में हाई स्टार डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गई थी, जबकि वह अभी भी डू प्रैक्टिशनर दायरे में थी। हालांकि इनहेरिटेंस क्रिस्टल के साथ एक बहुत ही उच्च स्तरीय क्यूई विधि और कई काफ़ी उपयोगी डू तकनीकें साथ में लाई गईं, साथ ही उन लोगों के अनुभव के साथ जिन्होंने पहले इन तकनीकों की साधना की थी, उसे लगा कि यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि वह अपने यंग मास्टर की मदद कर पाएगी। कुछ दिनों के एकांतवास में उसने पहले जियाओमिंग द्वारा दी गई क्यूई विधि को स्काई सरपेंट सीक्रेट कोड के लिए बदल दिया था,
इसके अलावा उसने इसमें प्रारंभिक महारत भी हासिल कर ली थी। ये था कि इनहेरिटेंस क्रिस्टल कितना शक्तिशाली था। इन सभी ने उसकी साधना में ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर द्वारा प्रदान की गई गति को जोड़ा, जिससे वह बहुत ही कम समय में डू मास्टर तक पहुंच गई। आमतौर पर जब भी वह ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर से बाहर निकलती थी तो जियाओ मिंग और जियाओ यी जियान टावर के बाहर उसका इंतजार करते थे ताकि वे एक साथ आंगन में वापस आ सकें। अपनी बहन शियानर को अच्छी तरह से जानने के कारण किंगलिन ने उसके शांत व्यक्तित्व में छिपी खुशी को महसूस किया था और जानती थी कि इसका सबसे बड़ा कारण उसके यंग मास्टर के साथ उसके बढ़ते करीबी रिश्ते से जुड़ा था। उसे यकीन था कि उन्हें अपने रिश्ते को हकीकत बनाने के लिए बस एक आखिरी कदम की जरूरत थी। इससे उसे खुशी भी महसूस हुई। लड़कियों में सबसे छोटी होने के बावजूद किंगलिन तीनों में सबसे समझदार और सहानुभूति रखने वाली थी, इसलिए वह अपनी दोनों बहनों की अपने यंग मास्टर के प्रति भावनाओं को अच्छी तरह से जानती थी। हालांकि वह भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन उसने उसके स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, इसलिए वह अपनी बहन के लिए वास्तव में खुश थी। हालांकि भले ही वह ऐसा सोचती हो, लेकिन वह जानती थी कि उसकी बहनें भविष्य में एक दूसरे के प्रति उतनी ग्रहणशील नहीं होंगी। जिस दिन से उसने यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन की गोली खाए, जियाओ मिंग का जीवन सामान्य हो गया। हर दिन वह कीमिया का अध्ययन करता था या साधना करता था। किंगलिन को इनहेरिटेंस क्रिस्टल और जियाओ यी जियान द्वारा दिए गए डू तकनीक में उसके जहर को नियंत्रित करने में मदद करने के अलावा समय समय पर वह छात्रों को पढ़ाने के लिए कीमिया विभाग द्वारा संचालित अकादमी में भी जाता था। जब भी ऐसा होता, कीमिया विभाग की कक्षाएं क्षमता से भरी होतीं। वह ऐसा प्रभाव पैदा करने में सक्षम था क्योंकि व्याख्यान सुनने वाले लोग उन युवा छात्रों के अलावा कीमिया विभाग के प्रोफेसर भी थे। छठी श्रेणी के कीमियागर जियाओ मिंग जैसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए व्याख्यान छठी श्रेणी से नीचे के किसी भी कीमियागर के लिए आकर्षक थे और उनकी शिक्षण शैली को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। अपने जहर को नियंत्रित करने के तरीके को सीखने के लिए जियाओ मिंग जियाओ यी जियान को अपने साथ अकादमी में ले जाएगा, क्योंकि कीमिया का ज्ञान उसके लिए अपने जहर का उपयोग करने के नए तरीकों की खोज करने के लिए उपयोगी हो सकता है। जियाओ यी जियान का सपना एक कीमियागर बनना था, इसलिए हालांकि वह दूसरों की तरह गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकती थी, फिर भी वह व्याख्यानों के बारे में बहुत उत्साही थी। पहली बार जब जियाओ यी जियान अकादमी में दिखाई दी तो उसने थोड़ी हलचल मचाई। वर्तमान जियाओ यी जियान निस्संदेह इन अकादमी की सबसे खूबसूरत महिला थी। हालांकि जब उन्हें पता चला कि वह एल्डर जियाओ मिंग की साथी हो सकती है तो सभी छात्र दंग रह गए। उन्हें नहीं पता था कि जियाओ यी जियान वास्तव में कीमिया सीखने के लिए यहाँ आई थी या एल्डर जियाओ मिंग अपनी खूबसूरत साथी का दिखावा कर रहे थे। अन्यथा क्या एल्डर जियाओ मिंग उसे निजी तौर पर नहीं पढ़ा सकते थे? कारण जो भी रहा हो, पहले दिन के बाद किसी को भी इसकी परवाह नहीं रही। जियाओ मिंग की कक्षा में प्रवेश लेने वाले अधिकांश युवा छात्र सच्चे कीमिया के शौकीन थे, इसलिए कोई भी सुंदर महिला जियाओ मिंग जैसे छठे दर्जे के कीमियागर के ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकती थी। इसके अलावा कोई भी इस बात से नाराज नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत महिला उनके बगल में व्याख्यान सुन रही है। वास्तव में अगर वह जियाओ मिंग होता तो एक महिला की बात तो दूर, भले ही वह 10 महिलाओं का हरम लेकर आए, जियाओ मिंग की और भी प्रशंसा करने के अलावा वे बेफिक्र रहते। केवल एक लड़की जो अभी अभी कीमिया विभाग में शामिल हुई थी, सुनहरे बालों और एक असाधारण गुलाबी पोशाक के साथ जियाओ यी जियान को उसकी आंखों में शत्रुता के निशान के साथ देखा। छात्रों को व्याख्यान देते समय जियाओ मिंग ने खुद जो कुछ बहुत पहले सीखा था उसकी समीक्षा करने का अवसर भी लिया। जो उसने अतीत में सीखा था उसकी समीक्षा करना और नई चीजें सीखना। इस दौरान जियाओ मिंग के कीमिया कौशल में धीरे धीरे सुधार हुआ। धीरे धीरे वह 7वें स्तर के कीमियागर के स्तर पर पहुंच गया। इन अकेडमी की पहली सुंदरी हाथ बदल चुकी थी। ये कीमिया विभाग से आए अफवाहें थीं। जब छात्रों ने ये सुना तो उन्हें लगा कि यह एक मजाक है। अधिकांश छात्रों ने दूर से ही सही इन अकादमी की अतुलनीय सुंदरता हान यू को देखा था। वह चांदी की पोशाक में एक युवा महिला थी, लंबी, एक दुर्लभ सुंदरता वाला चेहरा, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी। लेकिन उस समय छात्रों को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसके लंबे बाल, जो उसकी कमर तक पहुंचते थे, वास्तव में एक दुर्लभ चांदी के रंग के थे। उसके कपड़ों के साथ उसकी उपस्थिति ही एक ठंडा स्वभाव छोड़ती थी जो लोगों को उससे हजारों मील दूर रखती थी। यही वजह है कि उसे सभी ने एक अप्राप्य फूल के रूप में वर्णित किया। कोई भी छात्र यह नहीं सोच सकता था कि अकादमी में उससे ज्यादा खूबसूरत महिला हो सकती है। ऐसा तब तक था जब तक वे जियाओ यी जियान से नहीं मिले। प्रसिद्ध एल्डर जियाओ मिंग द्वारा लाई गई, उसने पहली बार स्ट्रॉन्ग रैंकिंग ग्रैंड कॉम्पिटिशन में सभी इन अकादमी छात्रों की आंखों के सामने खुद को दिखाया। अपने जहर को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में और जियो मिंग की व्यवस्था के साथ जियो यी जियान ने प्रतियोगिता में एक स्थान प्राप्त किया और जब वह दिखाई दी तो उसने तुरंत इन अकादमी के सभी पुरुष छात्रों की प्रशंसा जीत ली।
उसका रूप परी जैसा था, सौम्य स्वभाव और मनमोहक मुस्कान के साथ उसने अपनी सुंदरता से सभी छात्रों को मोहित कर लिया, और जहर को नियंत्रित करने के अपने अविश्वसनीय तरीके से वह कई महिलाओं की आदर्श भी बन गई। इन अकेडमी के छात्र पूरे डूक्यूई महाद्वीप से आए थे, इसलिए वे जियामा साम्राज्य जैसी छोटी जगह के लोगों की तुलना में जहर मास्टर के प्रति अधिक ग्रहणशील थे। इसलिए हालांकि कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि वह एल्डर जियाओमिंग की साथी थी, क्योंकि यह पुष्टि नहीं हुई थी, कुछ बहादुर लोग उभरे जिन्होंने सोचा कि उनके पास अभी भी एक मौका होगा। उन बहादुर लोगों में जो सबसे अलग था वह लियू किंग था, जिसने मंच पर दावा किया था कि वह सुंदरता का दिल जीत लेगा। आखिरकार लियू किंग और जियाओ जियान के बीच लड़ाई का समय आ गया था। युद्ध के बीच में उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हुए तगड़े लियू किंग को आते देखकर, जैसे कि उसे लगता है कि वह उस पर हमला नहीं करेगी, जियाओ जियान की हमेशा की तरह दयालु आंखें बेहद ठंडी हो गईं। इसके बाद जो हुआ उसने दर्शकों की भीड़ को ठंडा कर दिया। उसके एक ही हरकत से मजबूत रैंकिंग में सबसे मजबूत रैंक वाले छात्रों में से एक मुंह से झाग निकलने के साथ जमीन पर गिर गया, उसकी त्वचा हरी हो गई और उसकी आंखें उसके सिर में पीछे की ओर मुड़ गईं। उसका शरीर युद्ध के मैदान में इधर उधर ऐंठने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि कोमल परी, जो अपने विरोधियों पर केवल इतना ही हमला करती थी कि उन्हें हार माननी पड़े और लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें डिटॉक्स भी कर दे, इतनी क्रूर हो सकती है। इससे उन छात्रों को जो पहले ये भ्रम पाल चुके थे कि उनके पास उसके साथ मौका होगा, उनके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा, उनकी त्वचा खून की कमी से पीली पड़ गई। फिर से इस तरह के आत्मघाती विचार रखने की हिम्मत नहीं हुई। सुनहरे बालों और एक असाधारण गुलाबी पोशाक वाली एक सुंदर लड़की जो दर्शकों के बीच थी, युद्ध के मैदान में हो रहे दृश्य को देखकर हैरान रह गई। वास्तव में सामान्य समय में लियू किंग इतना मूर्ख नहीं होता कि वह जियाओ जियान के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करे। हालांकि अपने प्यारे चचेरे भाई लियू फी द्वारा उकसाए जाने पर, जिसने दावा किया कि जियाओ मिंग और जियाओ जियान के बीच कुछ भी नहीं था, उसे लुभाने की कोशिश करने का साहस मिला। ये सही है, लियू फी, जो कीमिया विभाग का हिस्सा थी, ने लियू किंग को एक चाल चलने के लिए उकसाया था। ये सब इसलिए क्योंकि कीमिया व्याख्यान के दौरान वह मूर्खतापूर्वक जियाओ मिंग के प्यार में पड़ गई थी। हालांकि ये देखकर कि एक बेहद खूबसूरत महिला उसके बहुत करीब थी, उसने, जो बचपन से ही हमेशा जो चाहती थी, उसे पा लिया था, जियाओ जियान के प्रति ईर्ष्या और जलन पैदा कर दी। इसलिए उसने जियाओ मिंग के सामने उस महिला का अपमान करने के तरीके खोजे। इसलिए जब उसे पता चला कि जियाओ जियान स्ट्रॉन्ग रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो उसने 2 बार नहीं सोचा और उसके खिलाफ योजना बनाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उसने नई नंबर 1 सुंदरता के बारे में अफवाहें फैलाईं, जियाओ जियान को हान यू के साथ दुश्मनी करने की कोशिश की। ये योजना के अनुसार नहीं हुआ। इसके बजाय जब वे अखाड़े में मिले तो दोनों सुंदरियां खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करने लगीं और हान यू ने सार्वजनिक रूप से उसे अपने नवगठित मून स्पिरिट गुट में आने के लिए आमंत्रित भी किया, जिसमें एक निश्चित जियाओ शामिल हो गया था। इसने लियू फी को अवाक कर दिया था। अंत में उसके पास अपने चचेरे भाई को पानी का परीक्षण करने और जियाओ मिंग और जियाओ जियान के बीच वास्तविक संबंधों की जांच करने के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार जियाओ जियान ने अभी अभी अकादमी में प्रवेश किया था, उसे एक शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग रैंकिंग छात्र से अधिक मजबूत नहीं होना चाहिए, है ना? बाकी इतिहास है। मुख्य सीटों पर लियू किंग की दुखद स्थिति को देखते हुए प्रथम एल्डसू ने अपना सिर हिलाया और जियाओ मिंग की ओर देखने के लिए मुड़े, जो उनके बगल की सीट पर थे। सिर्फ 3 महीने से ज्यादा समय में जिस गति से तुम अपने साथ लाए हो, दोनों लड़कियां साधना कर रही हैं, उसने अकादमी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इतना ही नहीं, ये लड़की जियाओ जियान 8 सितारा डू ग्रैंड मास्टर की साधना के साथ एक डू स्पिरिट लियू किंग को आसानी से हराने में सक्षम थी। खांसी, हालांकि उसे अपने गुस्से को नियंत्रित करना भी सीखना होगा। अगर उसके विष थोड़े और तीव्र होते तो वह लियू किंग को मार सकती थी। प्रथम एल्डसू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। चिंता मत करो प्रथम एल्डसू, जियानर जानती है कि वह क्या कर रही है। जियाओ मिंग ने बेपरवाही से जवाब दिया, जियाओ जियान के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट। वह व्यक्ति होने के नाते जिसने जियाओ जियान को उसके विष नियंत्रण में निर्देश दिया था, वह किसी और से बेहतर जानता था कि इसकी सीमा क्या है। और भले ही जियाओ जियान वास्तव में क्रोधित हो गई थी, फिर भी उसने अपने विष की तीव्रता को नियंत्रित किया ताकि लियू किंग तुरंत मर न जाए। जियाओ जियान ने महीनों में जितने भी संसाधनों का सेवन किया था, उसके जहर से निकले विषाक्त पदार्थ एक ऐसे डू किंग को भी प्रभावित कर सकते थे जिसके पास डिटॉक्स की गोली नहीं थी। इसलिए अभी उसने पहले से ही काफी संयम बरता था। जियो मिंग के बोलने के तुरंत बाद जियो जियान ने अनिच्छा से लियू किंग को डिटॉक्स किया, जबकि उसकी विशिष्ट कोमल मुस्कान उसके चेहरे पर फिर से दिखाई दी। इसने बाकी लड़ाकों और दर्शकों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी और उन्होंने उसे फिर कभी कम नहीं आंकने का फैसला किया। पहले एल्डसू ने जियो जियान की हरकतों को देखा और उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में उसे कुछ समय पहले हुई एक घटना याद आ गई।
ये पता चला कि जब उसने और बाकी एल्डर्स ने जियानान अकादमी पर हमला करने में हान फैंग के साथ शामिल होने वाली ताकतों को खत्म कर दिया था, तो हुगान बाहरी अकादमी में ये रिपोर्ट करने के लिए वापस आया था कि वह डू पूर्वज तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए एकांत में प्रवेश करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपने कार्यालय से बाहर निकल पाता, उसे उसकी पोती हु जिया ने रोक लिया, जिसने उससे जियोमिंग की स्थिति के बारे में पूछा। ये जानने के बाद कि जियाओमिंग घायल हो गया है, हु जिया ने और कुछ नहीं सुना और उसे देखने के लिए इन अकेडमी में जाने की मांग की, और हुगन के मना करने के बाद वह क्रोधित हो गई और पूरे आउटर अकेडमी में हंगामा मचा दिया, जिससे छात्र भयभीत हो गए, जबकि प्रशिक्षकों ने उप प्रधानाध्यापक और उनकी पोती के बीच झगड़े में शामिल होने की हिम्मत नहीं की। हुगन उसे शांत करने में असमर्थ, केवल इन अकेडमी की यात्रा कर सकता था और जियाओमिंग के बारे में पूछताछ कर सकता था, और यह सुनकर कि वह अभी भी एकांत में है, उसने तनाव से अपनी दाढ़ी लगभग खींच ली, जब तक कि अप्रत्याशित रूप से जियाओ यीजियान ने हु जिया से मिलने की पेशकश नहीं की। उनके अलावा कोई नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। हालांकि हु जिया ने कोई और परेशानी नहीं पैदा की और आज्ञाकारी रूप से इंतजार किया, और जियाओ मिंग के एकांत से बाहर आने के कुछ दिनों बाद वह आउटर अकेडमी में उससे बात करने गया। उस दुर्घटना के बारे में सोचते हुए जिसने हुगन को लगभग दाढ़ीहीन कर दिया था, प्रथम एल्डसू ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही विचार आया, प्रेम में पड़ी महिलाएं डरावनी होती हैं। इस प्रतियोगिता में जियान की भागीदारी के बिना जियाओ यीजियान ने लिन शियुआ को हराकर स्ट्रॉन्ग रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, जिससे इन अकेडमी के सभी छात्रों की प्रशंसा और सम्मान अर्जित हुआ। इसके बाद जियाओ यीजियान और जियाओ मिंग ने मून स्पिरिट गुट में जियाओ यू का दौरा किया, जिसमें उनके नेता हान यू ने स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बनाई थी। हान यू बाहर से ठंडी दिखने के बावजूद जब अपने गुट के बारे में बात करने की बात आई तो वह बहुत बातूनी लड़की बन गई, जिससे वह और जियाओ यीजियान एक दूसरे को बहुत जल्दी जान गए। और गुट का उद्देश्य जानने के बाद जियाओ यीजियान मानद सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। भले ही वह ज़्यादातर समय मौजूद न रही हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के नंबर 1 का नाम ही गुट को सुचारू रूप से विकसित करने के लिए पर्याप्त था। जियो यीजियान की मुलाकात जियो यू से फिर हुई और वे दोनों बहुत करीब आ गए। जियो यू ने उसे कुछ बातें भी सिखाईं जो उसने आउटर अकेडमी से अपनी अच्छी दोस्त से सुनी थीं, और हर बार जब वे इस बारे में बात करते तो वे दोनों शर्मा जाते। वे उस समय जो भी बात करते, किसी कारण से जियो यीजियान उस बारे में बात करने के लिए वापस आ जाती। कुछ दिनों बाद जियो यीजियान ने अपनी छोटी बहन किंगलिन को शामिल होने का सुझाव दिया, और उसके सहमत होने के बाद वह उसे गुट में ले गई। जब गुट के सदस्यों ने सुंदर किंगलिन को देखा, जिसने एक सुंदर हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, तो उसे तुरंत घेर लिया और सभी ने उसे प्यार किया। जियो यीजियान ने इसे मुस्कुराते हुए देखा। वह किंगलिन को शामिल करना चाहती थी। इसका कारण स्वाभाविक रूप से संसाधनों के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे जल्द ही कुछ समय के लिए उसके साथ नहीं रह पाएंगे। ... ऐसा शांत जीवन तब तक चलता रहा जब तक कि एक दिन जियोमिंग के एकांत से उभरने के 3 महीने बाद एक महत्वपूर्ण घटना ने उसे बाधित नहीं कर दिया। जियाओ मिंग के आंगन हॉल के बीच में उसके बगल में जियान, जियाओ यीजियान और किंगलिन मेज के सामने कुर्सियों पर बैठे थे। ओह जियानेर, क्या तुम डू स्पिरिट तक पहुंच गए? जियाओ मिंग ने जियाओ यीजियान के सामने बैठे हुए आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, हालांकि अंदर से वह पहले से ही कुछ इस तरह की उम्मीद कर रहा था। मम्मा, कल आपने मुझे जो किंग फी फ्रूट दिया था, उसे निगलने के बाद मैंने 9 सितारा ग्रैंड मास्टर डू बैरियर को तोड़ दिया और 2 सितारा डू स्पिरिट तक लगातार 2 स्तर आगे बढ़ गया। जियाओ यीजियान के चेहरे पर एक बेहद चमकदार मुस्कान दिखाई दी और उसकी खूबसूरत आंखें एक प्यारे अर्धचंद्राकार आकार में मुड़ गईं। बहन जियान, वह बहुत शक्तिशाली है। किंगलिन, जो उसके बगल में थी, ये सुनकर भी बेहद खुश हुई। जियाओ यीजियान ने उसे पहले पल से ही अपनी छोटी बहन के रूप में लिया और इस पूरे समय उसका ख्याल रखा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ईमानदारी से खुश थी कि उसकी बहन मजबूत हो गई। जियान, जो जियाओ मिंग के बगल में बैठी थी, ने एक नीली गोली अपने मुंह में डाली, उसे चबाया और निगल लिया, और फिर एक बड़े व्यक्ति के स्वर में छोटे का मूल्यांकन करते हुए कहा, बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है। हालांकि वह सपाट लहजे में बोल रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसके छोटे छोटे पैर जो खुशी से झूलने लगे थे और उसके चेहरे पर मुस्कान एक अलग कहानी बयां कर रही थी। जाहिर है 3 महीने पहले उनके बीच हुई थोड़ी बहुत बातचीत ने उनके अच्छे बहन भाई के रिश्ते को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था। जियान को फिर से परिपक्व दिखना चाहते देखकर जियाओ मिंग उसके कोमल गालों को चुटकी लेने से खुद को रोक नहीं सका, तब तक रुका रहा जब तक जियान ने दया की भीख नहीं मांगी। संतुष्ट होकर उसने खुश जियाओ यीजियान को देखने के लिए मुड़कर कहा, किंग फेई फल एक डू सम्राट के खिलाफ भी प्रभावी है। इसमें मौजूद विष वास्तव में असाधारण है, जो आपको लगातार 2 स्तरों पर आगे बढ़ा सकता है। हालांकि जहर जितना अधिक होगा, मुझे डर है कि कुछ समान रूप से प्रभावी जड़ी बूटियां खोजने की कोशिश करना अधिक कठिन होगा, इसलिए लगता है कि जाने का समय आ गया है। छोड़ो, क्या फिर से जाने का समय आ गया है?
जियान ने कहा, जो अपने फूले हुए गालों के कारण असमान स्वर में बोल रही थी, लेकिन इससे उसकी आंखें चमकने से नहीं रुकीं। वह जियानान अकादमी में रहकर थक गई थी। पिछली बार वे लंबे समय तक बाहर नहीं रहे थे और जब उन्हें फिर से वापस जाना पड़ा तो उसे पर्याप्त मज़ा भी नहीं आया था। और सच कहूं तो उसे जियामा साम्राज्य में मिले नए दोस्त की याद आ रही थी। इसलिए जियान ने उम्मीद से पूछा, क्या हम जियामा साम्राज्य में वापस जा रहे हैं? किंगलिन ने भी जियाओमिंग को कुछ जिज्ञासा से देखा। उसे जियाओमिंग की नेदर पॉइजन फ्लेम की खोज करने की योजना के बारे में पता नहीं था। जियोमिंग ने अपनी तरफ से जियान के छोटे से सिर को थपथपाया और अपना सिर हिलाया। नहीं, वो, जियान ने निराशा में कराहते हुए कहा। जियान से बहुत परिचित जियाओमिंग ने जियान के विचारों को समझा। हालांकि उसके मन में भी अपना विचार बदलने का विचार नहीं था। आखिरकार वे एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर बाहर जा रहे थे। इस बार जब हम बाहर जाएंगे तो हम नक्शे पर चिन्हित नेदर पॉइजन फ्लेम की तलाश करेंगे। इस स्वर्गीय लॉ के साथ जियानर की ताकत थोड़े समय में बहुत भयानक स्तर तक बढ़ सकती है, यहाँ तक कि डू सम्राट को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियाओमिंग ने किंगलिन की उलझन का जवाब देने के लिए हल्के से समझाया। उसके शब्दों ने तुरंत किंगलिन और जियान को चौंका दिया और यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति जियाओई जियान भी बहुत हैरान था। क्या इस नेदर पॉइजन फ्लेम का वास्तव में इतना शक्तिशाली प्रभाव है? जियाओई जियान ने उससे धीमी आवाज में पूछा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक डू सम्राट को एक सच्चा शक्ति संपदा माना जाता था। हालांकि जियाओई जियान की वर्तमान साधना गति बहुत तेज थी, फिर भी एक डू सम्राट शक्ति संपदा उसकी नज़र में एक मायावी क्षेत्र थी। उसके सामने जियाओमिंग था, जिसे बाहरी दुनिया में जियानान अकादमी के सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अकादमी के अंदर की तो बात ही छोड़िए, जहां उसे एक मूर्ति के रूप में पूजा जाता था। हालांकि वह भी प्रसिद्ध हो गई थी और उसके कई प्रशंसक थे, लेकिन उसने अवचेतन रूप से महसूस किया कि यह जियाओमिंग की उपलब्धियों के बराबर नहीं था। उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी 7 सितारा डू सम्राट तक पहुंचने के लिए 10 साल से अधिक समय तक साधना करनी पड़ी। जियान को उससे भी अधिक अविश्वसनीय लगा। जिस डू सम्राट के लिए वह इतने सालों से तरस रही थी, उसे हर जगह औषधीय जड़ी बूटियों की खोज पर निर्भर रहना पड़ता था। वह उसकी बहन के लिए खाने पीने जितना आसान था, जो कुछ समय पहले तक उसकी नज़र में केवल एक बच्ची थी। एक पल के लिए वह इसे स्वीकार करने में असमर्थ महसूस करने लगी और उसने दया भरी आंखों से जियाओमिंग की ओर देखा। आह, कभी कभी लोगों के बीच की खाया ऐसी ही होती है। जियाओमिंग ने अपना सिर हिलाया। वह झूठ नहीं बोल रहा था। वास्तव में वह अभी भी इसे थोड़ा कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था, ताकि यह बहुत चौंकाने वाला न हो, क्योंकि सिम्युलेटर में नेदर पॉइजन फ्लेम प्राप्त करने के बाद जिस गति से जियाओई जियान ने साधना की, उससे कोई भी व्यक्ति जो उसे देखता वह गुस्से में रोने लगता। कुछ लोग अपने जीवन में कभी भी इसे पकड़ नहीं पाते। इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। शोकपूर्ण जहर शरीर इतना शक्तिशाली था। वास्तव में शोकपूर्ण जहर शरीर सबसे अधिक अतिरंजित नहीं था। यह उच्च श्रेणी की दूरदी रक्तरेखाएं थीं जो सबसे अधिक अतिरंजित थीं। जुवानहुआन दुनिया में एक अच्छी रक्तरेखा सर्वोच्च थी। जियाओमिंग ने पहले तीनों को जानकारी पहुंचाने के लिए एक पल इंतजार किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जिस स्थान पर नेदर पॉइजन फ्लेम स्थित है वह काफ़ी दूर है, इसलिए किंगलिन, आपको अकादमी में रहना होगा और ठीक से प्रशिक्षण लेना होगा। क्या आप जाना चाहते हैं, जियान? किंगलिन जियाओमिंग और उसकी बहनों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह उन पर बोझ ही बनेगी। जियान ने अपनी तरफ से जल्दबाजी में अपना सिर हिलाया। मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। वह जियाओमिंग का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। चलो इसे इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, हम बाद में सामान पैक करेंगे और कल निकलेंगे। लड़कियों ने कोई आपत्ति नहीं की और अपने दिमाग में अलग अलग विचार लेकर अलग अलग चली गईं। जैसे ही वे अपने छोटे से आंगन से बाहर निकलीं, जियाओमिंग उनके जल्दी जाने का सवाल उठाने के लिए सुकियान की तलाश में चली गईं। जियाओमिंग आखिरकार जियानान अकादमी के एक एल्डर थे, इसलिए इस तरह की बात के लिए अभी भी फर्स्ट एल्डर सुकियान की सहमति की आवश्यकता थी। कुर्सी पर बैठी सुकियान ने जियाओमिंग के युवा चेहरे को देखा और हल्की आह भरते हुए बोली, क्या तुम फिर से बाहर जा रही हो? मम्मा, युवा लोगों को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बाहर जाकर और अधिक खोज करने की आवश्यकता है। तुम सबसे प्रतिभाशाली युवा हो जिनसे मैं कभी मिला हूं और ये दुख की बात होगी यदि तुम खुद को जियानान अकादमी तक ही सीमित रखते हो। हालांकि तुम्हारे गुरु अभी भी एकांतवास में हैं, समय गिन रहे हैं, उनके बाहर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्या तुम उनके बाहर आने तक प्रतीक्षा नहीं करोगे और फिर तुम चले जाओगे? कोई ज़रूरत नहीं है। जियाओमिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने इन 3 महीनों में 1 दर्जन सिमुलेशन किए थे, एक और 7वीं स्तरीय गोली, यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली और एक 8वीं ग्रेड पवन विशेषता राक्षस कोर प्राप्त करने के अलावा वह अपने गुरु के बाहर निकलने के समय के बारे में भी जानता था, जो अभी भी आधे महीने से अधिक दूर था।
मेरे गुरु के बारे में मैं पहले एल्डर से पूछना चाहूँगा कि वह डू पूर्वज क्षेत्र में उनकी सफलता के लिए मेरी ओर से बधाई दें। हाँ, आपको निश्चित रूप से उन पर बहुत भरोसा है। सुकियान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर कहा, मैं उन्हें बता दूंगा क्या कुछ और है। जियाओ मिंग ने एक पल के लिए सोचा और अपनी स्टोरेज रिंग से बोतलों का ढेर निकाला। ये वो गोलियां हैं जिन्हें अकादमी ने मुझे परिष्कृत करने का काम सौंपा था और मैं पहले से ही उन सभी को परिष्कृत करने में कामयाब रहा हूं। गोलियां परिष्कृत करने में आपकी दक्षता आपके गुरु की तुलना में बहुत अधिक है। ये केवल स्वर्गीय ज्वाला के कारण है। सुकियान की प्रशंसा पर जियाओ मिंग ने विनम्रता से अपना सिर हिलाया। कीमिया में स्वर्गीय ज्वाला का विस्तार इतना भयानक था कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल था जो कीमियागर नहीं था। अपने गुरु को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए सी हॉट फ्लेम के साथ वह गोलियों को परिष्कृत करते समय अपनी सफलता दर को कम से कम दोगुना करने में सक्षम होगा और उन्हें परिष्कृत करने में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है कि स्वर्गीय लपटें कीमियागरों के लिए इतनी आकर्षक थीं। अध्याय 190 मायावी नीदर जहर की लौ। जियो मिंग के विनम्र उत्तर के जवाब में प्रथम एल्दसू ने केवल मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया। कुछ क्षणों के लिए दोनों के बीच एक और छोटी सी बातचीत के बाद जियो मिंग सुकियान के कार्यालय से बाहर चला गया। जियो मिंग के जाते समय उसकी पीठ को देखते हुए सुकियान को अंदर से थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। जियो मिंग इतनी कम उम्र में बहुत मजबूत हो गया है, एक ऐसा व्यक्ति होने के अलावा जो अपनी जड़ों को पहचानता है। वह मूल रूप से जियानान अकादमी द्वारा पाला गया था। वह जियानान अकादमी के प्रथम एल्डर का पद संभालने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है, यहाँ तक कि हेडमास्टर को भी यह जानकर खुशी होगी कि अकादमी में इतना बढ़िया युवक है। हालांकि जियो मिंग अभी भी बहुत छोटा है और जरूरी नहीं कि वह मेरा पद संभालने के लिए तैयार हो। मैं भी खुद को अलग थलग करना चाहूंगी जैसा कि कियान बाई दो एल्डर करते हैं। बात की बात करते हुए सुकियान का स्वर कुछ हद तक नाराजगी भरा हो गया। ये दोनों साथी सिर्फ छिपना और साधना करना जानते हैं, लगभग पूरे साल तक तो इनका पता ही नहीं चलता और हेडमास्टर भी कहीं नहीं मिलते। मैं ही अकेला हूं जो इतने सालों तक अकादमी को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं बहुत गुस्से में हूं। सौभाग्य से जियाओ मिंग द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों के साथ हुगान जैसे ये सभी बूढ़े साथी निकट भविष्य में डू पूर्वज तक पहुंचने में सक्षम होंगे। जब वह समय आएगा तो मुझ पर दबाव बहुत कम होगा। ... अगली सुबह जियाओ मिंग अभी भी सो रही किंगलिन को जगाए बिना अपने बिस्तर से उठ गया। कल रात किंगलिन उसके पास गई और इस बार बिना किसी बहाने के और पूरी तरह से लाल चेहरे के साथ उसके साथ सोने की इच्छा व्यक्त की। कई महीने पहले उस घटना के बाद से जियाओ मिंग ने उसे फिर से उसके साथ सोने नहीं दिया। इसका कारण ये था कि किंगलिन पहले से ही 13 साल की थी और उसका शरीर उसके आधे सांप लोगों के रक्त से प्रभावित होकर एक साधारण 13 वर्षीय लड़की की तुलना में बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। हालांकि ये जानते हुए कि वे जाने वाले थे भले ही किंगलिन को इन अकेडमी के बुजुर्गों और मून स्पिरिट गुड की लड़कियों की संगति की मदद मिलेगी जिसमें हान यू और शियाओ यू शामिल थीं, उसने उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। जियाओ मिंग के अपने कमरे से बाहर आने के बाद लड़कियों को जगाने की तैयारी करते हुए किंगलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बंद दरवाजे की ओर देखते हुए उसने अपने दिल में दृढ़ विश्वास के साथ सोचा, कुछ और सालों तक मेरा इंतजार करो यंग मास्टर। जी यान के कमरे में प्रवेश करने के बाद जियाओ मिंग को अपनी बाहों में एक नींद में जी यान के साथ बाहर निकलते देखा गया। जियाओ यी जियान ने पहले ही सभी का नाश्ता पैक कर दिया था, इसलिए समूह जल्दी से एमेथिस्ट विंगलान किंग की पीठ पर इन अकेडमी से निकल गया। आसमान असीम नीला था जिसमें सफ़ेद बादल आलस से लटके हुए थे जो समय समय पर हवा में लहरा रहे थे। सूरज की रोशनी बादलों पर गिर रही थी जो नीचे पहाड़ों पर चमक रही थी। एक क्षण बाद हवा की दिशा में एक काला बिंदु दिखाई दिया और अंततः एक क्रूर नीलम जानवर में बदल गया जो दहाड़ते हुए उड़ गया। विशाल नीलम जानवर के सिर के ऊपर एक सफ़ेद वस्त्र पहने युवक क्रॉस लेग बैठा था। उसके शरीर की सतह पर एक हल्का लाल डुक्यूई उभर रहा था जो हवा के आने वाले झोंकों को दूर कर रहा था। जैसे ही जियाओ मिंग ने नीचे जमीन पर देखा उसने अपने पीछे से जी यान की बचकानी आवाज़ सुनी, जियाओ मिंग, हम पहले ही इन अकेडमी के बाहर के जंगल से निकल चुके हैं, इस बार हम स्वर्गीय ज्वाला की तलाश में कहाँ जाएंगे? ये सवाल सुनकर जियाओ मिंग नीलम पंख वाले शेर राजा के सिर से उठ खड़ा हुआ और उसकी पीठ पर कूद गया और जी यान के बगल में उतर गया। जी यान और जियाओ यी जियान को देखने के बाद उसने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से एक स्क्रॉल निकाला और उन्हें सौंप दिया। वैसे भी तुम्हें जल्दी या बाद में पता चल ही जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे एक बार देख लो। जी यान ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और जियाओ मिंग द्वारा उसे दिया गया स्क्रॉल लिया, फिर धीरे धीरे उसे फैलाया। एक बहुत बड़ा नक्शा सामने आया। नक्शा हरा पीला था और इसे खोलने के बाद सबसे पहले जो चीज़ दिखी वह थी सबसे ऊपर कुछ बड़े शब्द, नीदरलैंड के जहर दलदल का नक्शा। इसके बाद कुछ बेहद जटिल मार्ग थे, साथ ही वनस्पतियों और जीवों के कुछ आरेख भी थे।
वनस्पतियों और जीवों की प्रत्येक प्रजाति के आगे विशेष चिन्ह हैं। वनस्पतियों और जीवों के चिन्हों के अलावा ऐसे चिन्ह भी थे जो सांप लोगों की जनजाति जैसे कुछ को दर्शाते थे। कुछ देर तक आंखें फाड़े देखने के बाद जियान हैरान रह गई और उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए उसने फिर जियाओमिंग की ओर एक दयनीय नज़र घुमाई। उसके दयनीय चेहरे को देखकर जियाओमिंग केवल यह समझा सका, ये स्क्रॉल नेदर पॉइजन स्वैम्प मैप है। मैप के निचले बाएं कोने में उस लॉ के आकार की आकृति को देखें। ये नेदर पॉइजन फ्लेम का स्थान है। जियान ने निचले बाएं कोने को देखा जिसका जिक्र जियाओमिंग ने किया था और उसे लॉ की आकृति नहीं मिली। ध्यान से सोचने के बाद उसने अजीब तरह से अपना बायां हाथ थोड़ा नीचे की ओर बढ़ाया और आखिरकार उसे देख पाए। ये ज्वाला इतनी स्पष्ट रूप से चिन्हित है। जियाओमिंग, उस स्थिति में क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस स्वर्गीय ज्वाला को आसानी से पा सकते हैं? नहीं, वास्तव में यह आसान नहीं होगा। जब जियाओमिंग ने उसकी बातें सुनी तो उसने अपना सिर हिला दिया। जियाओ यी जियान, जो उसके पास आई थी, ये सुनकर थोड़ी उलझन में पड़ गई। इस मानचित्र पर इसे इतने विस्तार से चिन्हित किया गया था, तो इसे खोजना मुश्किल क्यों होगा? क्या ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को ढूंढना इतना आसान नहीं था जब उन्होंने इसे पहले खोजा था? जवाब में जियाओमिंग ने समझाया, नीदर पॉइजन फ्लेम आमतौर पर केवल प्राचीन दलदलों में दिखाई देता है जो दसियों हजार वर्षों से जहरीले मियाज़मा से प्रदूषित हैं। तब तक ज्वाला अंतहीन जहरीले मियाज़मा को खा चुकी होगी। 100 साल में एक आत्मा बन जाएगी, 1000 साल में रूप लेगी, और जब यह अपना परिवर्तन पूरा कर लेगी तो ये भूत की लौ के रूप में दलदल के जहरीले मियाज़मा से गुजरेगी, कभी एक जगह नहीं रुकेगी। इस नक्शे पर अटकलों के अनुसार हम जिस स्वर्गीय ज्वाला की तलाश कर रहे हैं वह शायद पहले से ही अंतिम चरण में है। क्या आपको वाकई लगता है कि यह एक ही स्थान पर रहेगी? क्या ये संभव था? बिल्कुल नहीं। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि अधिकांश स्वर्गीय ज्वालाएं रूप धारण करने के बाद इधर उधर नहीं भटकती, बल्कि वे आमतौर पर अपने जन्मस्थान में ही रहती थीं। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें आध्यात्मिक बुद्धि विकसित नहीं हुई थी। आध्यात्मिक बुद्धि के साथ कौन स्थिर खड़ा रहेगा और हर समय एक ही स्थान पर रहेगा? इसमें और कैद होने में क्या अंतर होगा? जियान और जियाओ यीजियान ने भी इसे समझा और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस बार इसे खोजने में सालों लगेंगे। जियान ने अपनी छोटी नाक सिकोड़ी। अगर उसे बताया जाता कि यह औषधीय जड़ी बूटियां खोजने के लिए है तो वह निश्चित रूप से प्रेरित होगी, लेकिन उससे स्वर्गीय ज्वाला खोजने के लिए कहना, यह उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। अगर हम भाग्यशाली रहे तो स्वर्गीय ज्वालाएं एक दूसरे को महसूस करेंगी। इस मामले में मैं पहुंचते ही इसे महसूस कर सकता हूं, इसलिए हमारे पास अभी भी नेदर पॉइजन दलदल में खजाने की खोज करने का समय होगा। आप देख सकते हैं कि इस नक्शे पर न केवल नेदर पॉइजन फ्लेम का स्थान चिन्हित है। जियाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अभी भी नेदर पॉइजन फ्लेम को खोजने में बहुत आश्वस्त था। आखिरकार वह सिम्युलेटर में इसे कई बार खोजने में कामयाब रहा था। विंफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम के विपरीत जो टैगर रेगिस्तान में दिखाई देगा, ये सिम्युलेटर में कुछ बार दिखाई दिया और उन सभी में वह इसका एक बाल भी नहीं देख पाया। अगर उसके पास पहले भी इस स्वर्गीय लॉ के बारे में कुछ विचार थे तो वे अब पूरी तरह से त्याग दिए गए थे। जिसने भी उस स्वर्गीय लॉ को पाया वह काफ़ी भाग्यशाली होगा। औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश करने के लिए जियोमिंग के शब्दों पर जियान की आंखें चमक उठीं और उसने बार बार अपना सिर हिलाया। मेरी विशेषता औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढना है। आप देखेंगे उनमें से कोई भी औषधीय जड़ी बूटियां मुझसे बच नहीं पाएंगी। जियान के उत्साहित चेहरे को देखते हुए जियोमिंग ने उसके सिर को थपथपाया। इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, मैं तुम्हें एक क्षण पहले बताना भूल गया था। इस समय हम जिस नेदर पॉइजन दलदल पर जा रहे हैं वह चुयुन साम्राज्य के पश्चिमी छोर पर है। शिजी की उड़ान की गति के साथ भी हमें वहां उड़ने में 2 महीने लगेंगे। इन 2 महीनों के दौरान ईमानदार रहना और इधर उधर मत भटकना, समझे? जियान का चेहरा, जो जियाओमिंग के दुलार का आनंद ले रहा था, तुरंत खट्टा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह मायावी नेदर पॉइजन फ्लेम की तरह थी, क्योंकि उसे इधर उधर भटकना पसंद था। जियाओ यी जियान, जो उसके बगल में था, जियान के चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। जियाओमिंग ने वास्तव में नहीं सोचा था कि जियान हर समय एमेथिस्ट विंग लान किंग की पीठ पर रहेगा, लेकिन फिर भी उसे याद दिलाना था।